स्टडी कर रहे थे कि नवांश चार्ट जो है वो दो तरीके से बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है। जैसे पिछले संडे को हमने डिस्कस किया था कि अगर इसको जो है लग्न को शरीर माना जाए तो नवांश चार्ट जो है वो उसका प्राण है। पाराशर जी ने देखिए जब उसको षडबल जो है दे रखा है, तो षड वर्ग में और सप्त वर्ग में और 10 वर्ग में ये कॉम्बिनेशंस हैं, ग्रुप हैं कि चार्टों को जो 16 वर्ग चार्ट है उनमें से 6 को जब एक साथ लिया तो उसको षड वर्ग कहते हैं, 7 को जब एक साथ लेकर के उसको डिस्कस करते हैं तो उसको सप्त वर्ग कहते हैं, और 10 को जब एक साथ लेकर के उसको स्टडी करते हैं ग्रुप को तो उसे 10 वर्ग कहते हैं। तो सभी ग्रुपों में नवांश चार्ट को उन्होंने सबसे अधिक महत्ता दिया है। अगर लग्न चार्ट को उन्होंने 6 पॉइंट जो है उसको शक्ति दी है, पावर दिया है, तो नवांश को 5 दिया है। वो षड वर्ग में भी यही किया है और सप्त वर्ग में भी और 10 वर्ग में भी। तो नवांश चार्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है। हम लोग उसी को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे और कई चीजें हम लोग देखा था कि पिछले संडे को जो एक गोचर हमने लोगों ने पढ़ा था कि नवांश राशि से त्रिकोण में किसी भी प्लैनेट के राशि के ऊपर से, जिस प्लैनेट के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है और जब उसका नेटल जो उसका डिग्री है, डिग्री वाइज जब होता है, तो उस प्लैनेट से संबंधित जो रिलेटिव है उसको कोई न कोई तकलीफ होती है। और हम लोगों ने कई कुंडलियों में इसको डिस्कस किया था। सूर्य के ऊपर से जब शनि का गोचर होता है या उसकी त्रिकोण राशि से तो पिता को कष्ट होता है या डेथ होती है। चंद्रमा के ऊपर से या उसके त्रिकोण राशि से जब शनि का गोचर होता है तो माता के लिए होता है, बुध के लिए, छोटे भाई बहन के लिए, मंगल के लिए, पति और पत्नी के लिए भी है, भाई के लिए, और मेल फीमेल चार्ट में पत्नी के लिए भी अरिष्ट होता है। और कई चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 64वां नवांश भी हम लोग देख चुके हैं कि 64वां नवांश से जब किसी पापी ग्रह का गोचर होता है तो कोई न कोई अरिष्ट जरूर होता है। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसको जो है विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण चार्ट माना गया है और सभी ग्रंथों ने एक साथ एक स्वर से ये माना है कि विवाह के लिए D9 चार्ट जो है, नवांश चार्ट जो है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। बिना D9 चार्ट को डिस्कस किए हुए विवाह के बारे में D1 से कोई भी निष्कर्ष निकालना वो सही नहीं है, कभी कभी गलत होता है। इसके साथ कभी कभी क्या होता है, एक नई चीज हम आपको आज इंट्रोड्यूस करेंगे कि कभी कभी D1 और D9 से जो प्रॉमिस दिख रही है, D1 से दिख रही है और D9 से नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी वो चीज हो रही है, तो उसको हम D30 से भी डिस्कस करेंगे। D30 चार्ट जो है ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चार्ट है जिसको हम अरिष्ट के लिए देखते हैं। अब अरिष्ट क्या होता है? अरिष्ट कई प्रकार से होते हैं। वैसे तो अरिष्ट का जब भी बात आती है तो एक विशेष जो है उसके लिए आ जाता है कि अरिष्ट क्या चीज है। लेकिन अरिष्ट जो है सामान्य रूप से क्या होता है, जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं और हम ये जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पापी ग्रह इनको कहते हैं मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, वो 4 प्लैनेट हैं मुख्य रूप से। शनि है, मंगल है, राहु और केतु है। ये जीवन में कहीं न कहीं प्रॉब्लम अवश्य देते हैं। शनि जो है, वैदिक में शनि को दुख का कारक कहा गया है, हालांकि वो प्रोफेशन का भी बड़ा कारक है। शनि के बगैर, शनि के बिना जातक जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकता, कहीं सक्सेस नहीं उसको मिल सकती अगर शनि बहुत कमजोर है। शनि जिस ग्रह के साथ में युति संबंध बनाता है उस ग्रह से संबंधित जो वो प्रोफेशन भी देता है। तो कठिनाई देने वाले जो मुख्य ग्रह हैं वो 4 ग्रह हैं, शनि है, मंगल है, राहु और केतु है। फिर क्या होता है कि कभी कभी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती जिसकी वजह से भी अरिष्ट होता है, जातक को परेशानी होती। जैसे आपने देखो अगर पिछले 2 साल में कोविड में अनेक लोगों के रिलेटिव्स चले गए, तो जो रिलेटिव्स जो है, जो हमारे बहुत ही क्लोज रिलेटिव होते हैं, जब भी कोई जाता है तो हमें परेशानी होती है, तकलीफ होती है, वो भी एक अरिष्ट ही है। तीसरा होता है कभी कभी आदमी प्रयास करता है किसी चीज के लिए और वो असफल हो जाता है तो भी उसको परेशानी होती है, पीड़ा होती है, ये भी एक प्रकार का अरिष्ट है। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और भाग्य साथ नहीं देता, दुर्भाग्य जिसे कहते हैं। तो दुर्भाग्य से भी जो है जातक को परेशानी होती है। लग्न ही सारे भावों को
फेस करता है, उनके सुख और दुख को, उनसे संबंधित सभी कारकत्वों को लग्न जो है वो फेस करता है, वही नेटिव है। इसी प्रकार से क्या होता है कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना के कारण भी जातक को परेशानी होती है, ये भी एक प्रकार का अरिष्ट है। और कभी कभी क्या होता है, कोई आघात हो जाता है, अनचाहे कोई आघात होता है, कोई हमको अटैक कर देता है, हमला कर देता है, कोई माने जानवर कभी कभी हमला कर देता, पता चला रास्ते में जा रहे हैं और पीछे से किसी जानवर ने जो है अटैक कर दिया। स्नेक बाइट हो जाता है, कभी कभी डॉग बाइट भी होता है। तो ये भी सारे अरिष्ट उसमें आते हैं। अरिष्ट को थोड़ा सा ब्रॉड स्कोपिक दृष्टिकोण से आप समझें कि जीवन में जातक को जिससे भी परेशानी हो रही है वो अरिष्ट होता है। तो D30 चार्ट जो है वो अरिष्ट के लिए देखते हैं। तो अगर मान लीजिए विवाह नहीं हो रहा है, ये भी एक अरिष्ट है। तो अगर नहीं हो रहा है तो ये D30 चार्ट में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कहां से? उसके लग्न से या सप्तम से। लग्नेश अगर पीड़ित है तो इसी जन्म में अगर हम जो ऐसा कर्म करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं जिसकी वजह से विवाह नहीं हो रहा और हमको परेशानी है, वो भी एक अरिष्ट है। सप्तम में बैठे हुए जो है किसी पार्टनर के साथ हमने कोई पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से ये सप्तम हाउस हमारा एक्टिव नहीं हो रहा है। अष्टम में क्या होता है, पूर्व जन्म में हमने कुछ ऐसे पाप कर्म किए हैं जिनको इस जन्म में हमें उसका ऋण चुकाना है, तो भी अरिष्ट होता है। तो इस तरीके से जो परेशानी हमको जिससे संबंधित हो रही है, मान लीजिए पंचम भाव से संबंधित कोई परेशानी है, जैसे संतान नहीं हो रही है, तो वो चीज D30 चार्ट में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, D9 में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो इस तरीके से इन तीनों चार्टों को हम एक साथ जब देखेंगे तो विवाह के लिए बहुत क्लियर कट जो है आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि विवाह अर्ली होगा या मीडियम एज में होगा या लेट होगा या डिनायल है, या विवाह के बाद क्या परेशानी आ सकती है। कभी कभी क्या होता है 15 साल 20 साल विवाह चलता है, उसके बाद डाइवोर्स हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है हम पहले D9 को समझेंगे और फिर D9 के बाद कुंडली को हम ऐसी एक दो कुंडलियां देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि D9 बहुत पीड़ित है, इसका मतलब है कि मैरिज नहीं होनी चाहिए। लेकिन D30 बहुत अच्छा है और विवाह हो जाता है। तो ये भी हम देखेंगे कि कभी कभी D1 से प्रॉमिस D9 में डिनाई हो रहा है, लेकिन D30 हमको बता रहा है कि उससे अरिष्ट नहीं है, उसमें जो है अच्छे ग्रह का प्रभाव आ रहा है, तो ये हो जाता है। D30 को अभी जब हम इसको D9 को पढ़ करके D30 को करेंगे तो D30 चार्ट को किस तरीके से, दो तरीके से बताया है, पाराशरी विधि को ही हम लोग अप्लाई करेंगे। ये D30 चार्ट ये क्यों होता है, इसको थोड़ा सा हम 5 मिनट लेते हैं कि ये जो अपना शरीर है, ये शरीर ही जो है सारी सुख और दुखों को भोगता है, और ये शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर के बना है। और जैसे इसमें कौन कौन से, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है और जल तत्व है। ये 5 तत्व से शरीर बना हुआ है। जिस प्रकार से आयुर्वेद, हम वास्तु में आप देखते हैं कि बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स, जब हम किसी आवास के लिए, किसी अपने भूखंड के लिए हम एलिमेंट्स का बैलेंस करके उसका वास्तु दोष दूर कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम अपने शरीर के एलिमेंट्स को जो है संतुलित करके हम शरीर का अरिष्ट दूर कर सकते हैं, शरीर का दोष दूर कर सकते हैं। तो पाराशर जी ने क्या किया कि जो 5 ग्रह हैं जिनकी दो दो राशियां हैं, मंगल की मेष और वृश्चिक है, बुध की मिथुन और कन्या है, शनि की कुंभ और मकर है, शुक्र की वृष और तुला है, और बृहस्पति की धनु और मीन है। इन 5 ग्रहों को 5 तत्वों का प्रतिनिधि माना गया है। सूर्य और चंद्रमा ये ल्यूमिनरीज हैं, इन 5 तत्वों में इनका समावेश नहीं है। और राहु और केतु के पास कोई राशि नहीं है, इसलिए इन 4 को हटा दिया गया है। तो 5 वो ग्रह जो हमारे पंच तत्व को निरूपित करते हैं, सिग्निफाई करते हैं, उन 5 तत्वों को, उन 5 ग्रहों को एक राशि के 30 अंश के एक अंश, और उन 5 ग्रहों को दे दिया गया है उनका
स्वामित्व। जैसे मंगल को 5 त्रिशांश मंगल को दिए गए हैं, पहले 5 त्रिशांश जो हैं वो मंगल के हैं, फिर 5 त्रिशांश जो हैं वो शनि के भी हैं, फिर 5 त्रिशांश जो हैं वो शुक्र के भी हैं, बृहस्पति के 7 त्रिशांश हैं और बुध के 8 त्रिशांश हैं। हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि इसमें त्रिशांश कुंडली में कहा गया है कि राशि को 30 बराबर हिस्सों में 30 भागों में बांटा गया, एक एक भाग, एक एक अंश का एक एक भाग। लेकिन इसमें होता क्या है कि मंगल के 5 अंश हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 5 भागों में बांटा गया है। कोई हमारा जो क्लासिकल टेक्स्ट ये बताता है कि इसमें त्रिशांश में तो 5 असमान भागों में राशि को बांट दिया गया है, ऐसा नहीं है। जो 30 त्रिशांश बने उनमें से 5 त्रिशांशों की लॉर्डशिप मंगल को दी गई है, 5 त्रिशांशों की लॉर्डशिप शनि को दी गई है, 5 त्रिशांशों की लॉर्डशिप शुक्र को दी गई है, 8 त्रिशांशों की लॉर्डशिप जो है वो गुरु को दी गई है, और 7 त्रिशांशों की लॉर्डशिप बुध को दी गई है। यहां से भी आप देख सकते हैं कि शनि और मंगल, शनि मंगल को केवल 5-5 त्रिशांश दिए गए हैं, जबकि गुरु और बुध को 7 और 8 दिए गए। ये सात्विक ग्रह हैं, इसलिए इनको त्रिशांश जो है ज्यादा दिए। इनकी राशियों में आने वाले ग्रह जो है वो अच्छा फल करते हैं, अरिष्ट नहीं देते हैं। तो होता क्या है कि जब ये पंच तत्व कोई बिगड़ जाता है, इन 5 ग्रहों में से कोई ग्रह D30 कुंडली में पीड़ित हो जाता है, तो शरीर में उस तत्व की कमी हो जाती है, पृथ्वी तत्व की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से रोग होता है। उस ग्रह को हम पहचान करके उसका उपाय करते हैं। जैसे मंगल हमारा अग्नि तत्व का, बृहस्पति आकाश तत्व का है, और आकाश तत्व जो है ये क्या बनाता है, आकाश तत्व को क्या दिया गया है, बृहस्पति जो है वो श्रवण इंद्रिय का कारक है, मंगल अग्नि तत्व को है। इस तरीके से 5 तत्वों में इनको बताया गया है। इनके देवता भी हैं, जैसे मंगल अगर अग्नि तत्व का है तो इसके देवता सूर्य हैं। अगर मंगल त्रिशांश कुंडली में पीड़ित है तो हमको क्या करना चाहिए, हनुमान मंदिर में या सूर्य को दीपक जलाना चाहिए सूर्य के लिए, क्योंकि अग्नि तत्व है। हम लोग नाड़ी में भी पढ़ते हैं, अगर शनि जो है हमारा पीड़ित है तो वायु तत्व हमारा पीड़ित है, वायु तत्व की वजह से शरीर में कोई न कोई अरिष्ट है, श्वसन तंत्र हमारा कमजोर है। अगर शनि जो है D30 में पीड़ित है, अगर वो D1, D9 और D30 में तीनों जगह शनि पीड़ित है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को अस्थमा का शिकायत होगी, उसके लंग्स में कोई न कोई इन्फेक्शन होगा। तो उसको ठीक करने के लिए बताया है ऋषि ने कि ऐसे व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। इसी प्रकार से जो है आकाश तत्व, आकाश तत्व बृहस्पति का है, और इसका जो है देवता नारायण है, स्वामी नारायण जो है। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, बृहस्पति जो है क्या है, एक धार्मिक ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह है, तो ये कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। अगर बृहस्पति पीड़ित है तो ऐसे जातक को पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, स्पिरिचुअल साइड में जाना चाहिए, तो हमारा ये जो है ये तत्व ठीक हो जाता है, और इससे संबंधित जो हमारा जो है रोग है या अरिष्ट है वो ठीक हो जाता है। शुक्र जो है वो जल तत्व का कारक है, और इसका जो है देवता जो है वो लक्ष्मी जी है। अगर शुक्र पीड़ित है तो हमको लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। इस तरीके से हम तत्वों को बैलेंस करके अरिष्टों का निवारण कर सकते हैं। तो ये छोटा सा चार्ट में D30 चार्ट को बताया है। जब मैरिज के संदर्भ में देखेंगे तो हम इसको और आगे लेंगे। अभी हम नवांश चार्ट, किसी को D30 भी कुछ पूछना हो तो पूछ लें। ये चार्ट जो है D30 भी बड़ा महत्वपूर्ण चार्ट है। अगर ये किसी मैंने को ये स्क्रीन शेयर करी, दिख रही सबको? हाँ, ठीक है जी। तो D30 अगर किसी को कुछ पूछना हो, जैसे पंच तत्व हैं, इसमें 5 ग्रहों को लिया गया है जो हमारे पंच तत्वों का सिग्निफाई कर रहे हैं। वो मरकरी का क्या था? सर मरकरी जो है, मरकरी हमारा पृथ्वी तत्व का है। ओके ओके, ठीक है। मरकरी पृथ्वी तत्व का है। हाँ, शनि हो गया वायु तत्व। शनि वायु तत्व का है, हाँ, शुक्र जल तत्व का है। ठीक है सर, ठीक। तो इसको बनाते कैसे? इसको बनाते को बता देंगे, अभी जब बनाएंगे। D30 को हम अलग से जब लेंगे तो काफी डिटेल में बता देंगे। होता यह है कि इसमें दो राशियां हैं, एक राशि सम है, एक राशि विषम है। तो जब विषम राशि में होगा, मान लीजिए लग्न किसी का विषम राशि में पहले 5 अंश पर है,
तो फिर वो जिस राशि में आता है, जिसके जिसके जो है लॉर्डशिप में आएगा, उसकी विषम राशि में जाएगा। जैसे मान लीजिए मंगल है, मंगल जो है किसी का मेष राशि है, या मेष राशि मान लीजिए है 10 अंश की है, तो मेष राशि विषम है, लग्न जैसे D1 की मेष राशि 10 अंश की है। अब हम इसको त्रिशांश में कैसे देखेंगे, त्रिशांश कैसे बनाएंगे? मेष का 10 अंश जो छठवां तीसरा नवांश है, तो नवांश लग्न तो इसकी हो गई मिथुन। और D30 कैसे निकालेंगे कि इसमें जो है मेष राशि मंगल की राशि है, और वहां पर ये 10 अंश जो है वो दूसरे उसमें आता है। तो 0 से 5 तक जो है विषम राशि में 0 से 5 तक जो है वो मंगल का आएगा मेष राशि में, और 5 से 10 के बीच में अगर आएगा तो फिर वो वृश्चिक राशि में चला जाएगा। तो इसको आगे जब हम बनाएंगे तो देखेंगे कैसे इसको बनाते हैं। सम राशि का ग्रह सम राशि में जाएगा, विषम राशि का ग्रह विषम राशि में जाएगा, और इसको बनाने फिर हम बताएंगे इसको, फिर इसी में हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। अभी हम लोग केवल इतना याद रखिए कि D30 चार्ट जो है वो अरिष्ट के लिए देखते हैं, और अरिष्ट हमने बताए हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। अरिष्ट को थोड़ा सा ब्रॉड इसको, यानी जीव जो भी परेशानी 12 भावों में सारे जीवन के सारे आयाम जो है आपके छुपे हुए हैं कुंडली के, जिस भाव से संबंधित जातक को परेशानी है उस भाव से संबंधित हम उसके स्वामी को D30 चार्ट में देखेंगे। वो निश्चित रूप से पीड़ित होना चाहिए। सर वो सुप्रिया जी कुछ पूछना चाहती है। हाँ जी, बताएं। जी सर, आप जैसे अभी सबके उपाय बता रहे थे, तो बुध का क्या होगा? पृथ्वी तत्व है तो प्लांटेशन करें? नहीं, पृथ्वी तत्व के प्लांटेशन नहीं है। पृथ्वी तत्व के लिए जो है वो जप, उनके देवता गणेश जी है, जी जी जाप करना चाहिए, जाप करना चाहिए। तो वो गणेश जो है बुध, बुध के लिए जो है वो अच्छा माना गया है। जी सर। अब देखिए, हम चैप्टर ले रहे थे कि मैरिज जो है वो भी एक जीवन का बहुत ही आवश्यक जो है पैरामीटर है, कि विवाह जो है उसके लिए सप्तम हाउस सबसे प्राइम हाउस है। इस सप्तम हाउस के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जब भी शादी होती है तो उसका लाभ भाव पंचम है, सप्तम का लाभ भाव पंचम है, यानी उसका पंचम भी हमें देखना है। सेकेंड हाउस जो है फैमिली में इंक्रीमेंट होता है, जब भी विवाह होता है तो फैमिली में इंक्रीमेंट होता है, तो हम द्वितीय भाव को भी देखेंगे। और इसके बाद जो है 11th हाउस जो है वो सारी जितनी भी आपकी डिजायर्स हैं उनका फुलफिलमेंट जो है वो 11th हाउस से देखते हैं। तो केपी में तो सीधा सीधा कह दिया कि 2 7 11 भावों को जब हम देखेंगे तो विवाह के लिए देखते हैं। यहां पर भी इनके जो हाउसेस हैं वो सप्तम हाउस को देखेंगे। अब देखिए सप्तम में क्या होता है कि लग्न, सबसे पहले तो लग्न है क्या, उस हाउस के सुख को भोगने के लिए लग्न है कि नहीं मजबूत, तो लग्न को सबसे पहले देखेंगे। किसी भाव का फल देखने के लिए सबसे पहले हमें लग्न को देखना पड़ेगा कि लग्न जो है वो वही भोगता है सारे 12 भावों के, जो पॉजिटिव और निगेटिव जो भी फल हैं वो लग्न को ही भोगने पड़ते हैं। तो लग्न के साथ साथ फिर हम सप्तम हाउस को देखेंगे। पंचम हाउस हमारा मानसिक जो है बुद्धिमत्ता भी है, रोमांस का भी है। 5 7 का संबंध भी हमको बताता है कि जो है कभी कभी अफेयर हो जाता है, क्योंकि वहां रोमांस है वहां शादी हो जाती है, तो रोमांस के बाद शादी हो जाती है। तो ये 5 और 7 का संबंध भी वैदिक में बताया गया कि अगर 5 और 7 का संबंध है तो लव मैरिज हो जाती है। इसी प्रकार से अब हम D9 को जब हम देखेंगे कि ये मैरिज के लिए पूर्णतया मैरिज के लिए देखा गया, तो इसको पूरा स्वतंत्र किस तरीके से हम एक मैरिज के लिए इसको स्वतंत्र चार्ट के रूप में जब देखेंगे, तो इसके 12 भावों को हम पहले डिस्कस करेंगे कि D9 के जो 12 भाव हैं वो क्या क्या हमको बताते हैं मैरिज से। इसका संदर्भ केवल मैरिज के लिए है। अब देखिए क्या होता है कि विवाह के लिए जो कुंडली है D9, उसके लिए पहले तो संभावना होती है कि संभावना कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो अध्ययन है
एक स्वतंत्र कुंडली के रूप में करेंगे और 1 से लेकर के 12 भावों को हम विवाह के संदर्भ में देखेंगे। जैसे प्रथम हाउस है, D9 का जो फर्स्ट हाउस है वो लग्न है, ये मुख्य विचार है। अगर लग्न अच्छा है, लग्नेश जो है सुस्थित है, केंद्र त्रिकोण में है और लग्न पर कोई पापी प्रभाव नहीं है, तो यह जो है एक अच्छे विवाह को इंगित करता है, एक अच्छे विवाह की प्रॉमिस देता है। अगर D9 का लग्न भाव अच्छा है, वहां पर कोई पापी प्रभाव नहीं। एक ये ध्यान रखिएगा कि अगर D1 का 6, 8, 12 का कोई लॉर्ड अगर D9 की लग्न में आ जाता है तो निश्चित रूप से विवाह में या तो विलंब होता है या डिनायल हो जाता है या आगे चल करके कोई दिक्कत आ जाती है। इसलिए D9 की लग्न को अच्छे विवाह के लिए D9 की लग्न जो है ये महत्वपूर्ण है। वहां पर कोई भी पापी प्रभाव नहीं होना चाहिए और उसका स्वामी ना तो D9 के 6, 8, 12 में जाए और ना ही D1 के 6, 8, 12 में पड़ी हुई राशियों में जाए। ये प्रथम हाउस के लिए एक आवश्यक जो है उपकरण हो गया कि D9 का जो लग्नेश ना तो D9 में 6, 8, 12 भाव में जाए और ना ऐसी राशि में जाए जो D1 के 6, 8, 12 भाव में पड़ी हुई है। इसके बाद जो सेकेंड हाउस है, द्वितीय भाव है D9 का, तो द्वितीय भाव से हम लोग क्या देखते हैं? एक तो फाइनेंस, वहां पर धन है, दूसरा वहां पर वाणी है, तीसरा वहां पर जो है वो हमारी फैमिली है और ये सप्तम हाउस से अष्टम पड़ रहा है। तो सप्तम मानी पार्टनर की आयु को भी ये दर्शाता है सेकेंड भाव। द्वितीय भाव पीड़ित होने पर जीवन साथी की आयु यानी उसकी एज में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, एज कंप्रोमाइज हो सकती है, फाइनेंस में परेशानी हो सकती है, विवाह के बाद जातक के फाइनेंस में परेशानी हो सकती है। अगर वहां पर कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है तो विवाह के बाद जो है उसका वाणी यानी वाणी ऐसी हो सकती है जो आगे चल करके परेशानी, आपस में तनाव दे सकती है, वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। देखिए दक्षिण भारत में इसी पॉइंट को लेकर के मंगल को द्वितीय भाव में भी मंगल को खराब माना गया है। हम लोग उत्तर भारत में 1, 4, 7, 8, 12 भावों में स्थित मंगल को कुज दोष या मंगल दोष मानते हैं। 1, 4, 7, 8, 12 भावों में स्थित मंगल को मांगलिक दोष मानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में सेकेंड हाउस को भी, क्योंकि सेकेंड हाउस में जब मंगल बैठता है तो वाणी को खराब करता है। जातक ऐसी वाणी बोलता है कि सामने वाले को परेशानी होती है, कभी कभी वो बहुत ही अशुभ वाणी हो जाती है। वहां से वो अष्टम हाउस को देखता है जो विवाह की टाई है और जीवन साथी के आयु है, वो सप्तम दृष्टि से वहां पर उस मांगलिक भाव को भी खराब करता है। तो इसलिए सेकेंड हाउस का, D9 का सेकेंड हाउस भी महत्वपूर्ण है विवाह को बनाए रखने के लिए। प्रथम हाउस विवाह का प्रॉमिस देता है कि विवाह ठीक है, होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर जब विवाह हो जाता है तो सेकेंड हाउस जो है उस विवाह को बनाए रखने के लिए फाइनेंशियली और स्पीच के द्वारा या परिवार में किसी परेशानी के द्वारा जो है वो विवाह में कोई दिक्कत ना आए। तृतीय हाउस जो है हमारा एफर्ट्स का हाउस है। जब हम D1 में तृतीय हाउस को देखेंगे तो लग्न के लिए देखते हैं कि जातक अपने को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स करता है। 3, 6 और 11 भाव में पापी ग्रहों को वैदिक में शुभ माना गया है, क्योंकि ये निगेटिव हाउस हैं और निगेटिव निगेटिव मिलकर के पॉजिटिव बनते हैं। लेकिन पापी ग्रह जब बैठते हैं तो किसी एक का जो हमारा आर्थिक दृष्टिकोण है उसको तो ये ठीक करते हैं, लेकिन वहां से संबंधित किसी जीव को नुकसान करते हैं। जैसे अगर तृतीय भाव में मंगल या शनि या राहु बैठ जाते हैं तो छोटे भाई बहन को या तो होते नहीं हैं या फिर होने पर उनको दिक्कत होती है, आगे उनकी लाइफ बहुत ही स्मूथ नहीं चलती है। तो इस तरीके से जब थर्ड हाउस, हम D9 का थर्ड हाउस देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि विवाह को बनाए रखने के लिए जातक क्या किस तरीके से अपने को प्रेजेंट करता है, क्या वो प्रयास करता है। और सातवां भाव जो है वो सातवें भाव का भाग्य है। वहां पर थर्ड हाउस जो है वो सप्तम हाउस का 9th है, भाग्य है। वहां का तृतीय भाव जो है
अगर पीड़ित है तो इसका मतलब जो है सप्तम हाउस, नाड़ी में एक सिद्धांत है कि विवाह को अच्छा विवाह होने के लिए थर्ड हाउस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो सप्तम का 9th है, और सप्तम का 9th माने अगर सप्तम में कोई ग्रह तृतीय भाव में कोई पापी ग्रह बैठ गया है तो उसका इंपैक्ट सप्तम हाउस पर आ रहा है त्रिकोण संबंध से, क्योंकि सप्तम का वो त्रिकोण है। और इसी प्रकार से 11th हाउस में जब भी कोई पापी ग्रह बैठता है तो वहां का भी इफेक्ट आता है सप्तम पर, त्रिकोण इफेक्ट। तो थर्ड हाउस में जो है इस तरह से हम देखते हैं कि वहां पर वो भाग्य है सप्तम का, तो अगर वो पीड़ित है तो जब भाग्य ही पीड़ित है तो आगे भाग्य साथ नहीं देगा, और भाग्य में कोई न कोई ऐसी बात आ जाती है कि वो विवाह फिर ठीक नहीं रहता, किसी न किसी तरीके से परेशानी आ जाती है। कभी कभी शुभ ग्रह बैठ करके जातक केयरलेस बना देता है, कि वो जान जाता है कि शुभ ग्रह ये बता देता है कि विवाह तो चलेगा ही चलेगा, हम चाहे इसको उसके लिए पॉजिटिव प्रयास करें या निगेटिव प्रयास करें, तो वो केयरलेस भी बना देता विवाह के संदर्भ में, ज्यादा ध्यान भी नहीं रहता थर्ड हाउस में। देखिए मैंने अखिल जी से कहा था, शायद उन्होंने ग्रुप में डाला भी होगा, कि सभी लोग अपना जो है D1 D9 और D30 चार्ट जब रखेंगे और विवाह के समय का गोचर, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको भी देख करके, जैसे D9 हमें पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी के मैरिटल लाइफ में परेशानी है तो आप देखिए सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में कोई न कोई प्रॉब्लम होगी, D9 के थर्ड हाउस और सेकंड हाउस में कोई न कोई प्रॉब्लम होगी। अगर और बढ़िया अगर वहां पर कोई प्रभाव ठीक है तो वो मैरिटल बढ़िया चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ हाउस जो है वो हमारे घर की खुशियां हैं, तो जब हम D9 का फोर्थ हाउस देखेंगे तो विवाह से आपको क्या क्या खुशी मिल सकती है, विवाह के बाद क्या होगा, आप अच्छा मकान खरीद सकते हैं, आप अच्छा वाहन खरीद सकते हैं, आप जो है घर में और भी अच्छी चीजें ला सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वहां प्रॉपर्टी का भी फोर्थ हाउस है। तो अगर फोर्थ हाउस पीड़ित है, नाड़ी में बताया गया है कि अगर लग्न से, जैसे जुपिटर को वहां लग्न माना गया है, जुपिटर से फोर्थ हाउस तक अगर कोई पापी ग्रह बैठा है तो वो खराब है, मैरिटल में कोई न कोई परेशानी देता है। तो यहाँ D9 में भी उस चीज को हम अप्लाई करेंगे। D9 में लग्न से लेकर के फोर्थ हाउस तक अगर पापी ग्रह बैठे हुए हैं या इनके लार्ड, सेकेंड का लार्ड, थर्ड का लार्ड, लग्न का लार्ड, फोर्थ का लार्ड, अगर ये खराब हो गए हैं, पीड़ित हो गए हैं, तो विवाह के बाद परेशानी निश्चित रूप से आनी है। ये बात जो है किसी भी चार्ट में आप किसी भी वर्ग कुंडली में लगा सकते हैं, D1 में लगा सकते हैं कि लग्न से फोर्थ हाउस तक, सेकेंड हमारा फाइनेंस का है, थर्ड हमारा एफर्ट्स का है, फोर्थ हमारा हैप्पीनेस का है, तो अगर यहाँ पर पाप प्रभाव है तो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे और जो हमको उससे सुख या शुभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 4 प्लैनेट हमने पहले बताए हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएटर प्लैनेट है। जब भी ये इन भावों में आ जाते हैं तो हो सकता है कि धन योग बहुत अच्छा हो, लेकिन आदमी को, जातक को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि हमारे पास धन होते हुए, बहुत से लोग हैं आपने देखा होगा कि उनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसा कम होने पर भी वो सेटिस्फाइड हैं कि हमारे पास जो है बहुत अच्छा है, जो उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। तो ये हम लग्न से लेकर के फोर्थ हाउस तक जो है इन 4 भावों को हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो जब हम विवाह के संदर्भ में देखेंगे, चूंकि D9 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो विवाह के संदर्भ में हम विवाह के बाद की जो है बाकी सारी बातें हम देखते हैं। अब पंचम भाव जो है वो हमारी बुद्धिमत्ता है, इंटेलेक्चुअलिटी है, थिंकिंग ऑफ माइंड, माइंड की थिंकिंग है। तो होता क्या है कि ये पंचम हाउस जो है वो हमारा चिंतन, ये चिंतन दर्शाता है। अगर पंचम हाउस हमारा पीड़ित है D9 का, तो हम विवाह के प्रति हमारे जो विचार हैं वो पॉजिटिव नहीं होंगे। आदमी सोचता रहेगा कि अरे यार कहाँ हम इसमें फंस गए, कहीं आगे चल कर के हमको दिक्कत न हो जाए, पत्नी का स्वास्थ्य तो खराब नहीं है, भले ही न खराब हो, लेकिन उसका निगेटिव थिंकिंग निगेटिव आ जाती है और विचार जो है वो निगेटिव आने लगते हैं। और ये कभी कभी ये निगेटिव विचार जो है, चूंकि वहां रोमांस का भी है पंचम हाउस,
तो कभी कभी क्या होता है कि ये विवाह को तोड़ने में एक चिंगारी का काम करते हैं। जैसे एक चिंगारी जो है किसी बड़े आग का रूप ले सकती है, तो यहाँ पर एक निगेटिव थिंकिंग ये भी विवाह को तोड़ने में पूरा अपना काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये लाभ भाव है। सप्तम का लाभ भाव जो है पंचम है। अगर वो लाभ भाव पीड़ित है तो सप्तम का लाभ क्या होता है? संतान होता है। तो निगेटिव थिंकिंग जो है वहां पर ये पीड़ा दे सकती है, इसलिए पंचम हाउस को भी पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाभ नहीं मिलेगा। विवाह का लाभ क्या है? वैवाहिक प्लेजर है, खुशियां हैं, और फिर उसका रिजल्ट जो है वो संतान है। पंचम संतान का भी जो है कारक भाव है। कभी कभी क्या होता है कि संतान होने के बाद परेशानी हो जाती है, आदमी संतान बिगड़ जाती है, वो माने जो है उससे सामाजिक की जो है प्रतिष्ठा भंग होती है। तो ये भी हम पंचम हाउस से देखेंगे कि विवाह के बाद क्या होगा। अगर पंचम हाउस पीड़ित है, अगर D9 का और हमारा जो है D5 अच्छा है, D1 का पंचम हाउस अच्छा है, तो संतान तो हो जाएगी, लेकिन वो संतान से उसे सुख नहीं मिलेगा, उससे पद और प्रतिष्ठा की हानि होगी जहां तक की। इसलिए D9 का पंचम हाउस पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब छठा भाव आता है। छठा भाव जो है हमारे संघर्ष का है और समस्याओं का है, वहां रोग का भी है, ऋण का भी है, इनिमिटी भी है। तो इसके लिए क्या होता है? ये अनेक समस्याएं देता है, और जीवन सुचारू रूप से कैसे चले, इन समस्याओं के निराकरण के लिए उस जातक को हमेशा सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। छठा भाव जो है वो सप्तम का द्वादश भी है, आप ऐसे समझें। और द्वादश भाव किसी भी भाव का द्वादश, जैसे लग्न का द्वादश जो है वो लग्न को निगेट करता है, जातक के जीवन को समाप्त कर। देह है ना, लग्न देह है, और वहां पर मृत्यु है, जन्म और मृत्यु। तो जन्म से देह मिलती है, शरीर मिलता है, और मृत्यु से शरीर जो है नष्ट हो जाता है। तो जो भी कारक किसी भी भाव से 12th हाउस उस भाव के कारकत्व को समाप्त कर देता है। तो विवाह का ये सप्तम हाउस है, तो उसका छठा भाव उसका क्या करता है? उसके भाव को नष्ट करता है। वहां पर अगर कोई भी दिक्कत है, छठे भाव में अगर माने परेशानी है, तो सप्तम को वो जो है खराब करेगा। अगर 6 और 7 का एक्सचेंज है, D9 में हम बता रहे हैं, D9 के छठे भाव का स्वामी सप्तम में और सप्तम भाव का स्वामी छठे में आ जाता है, तो या तो जो है वो मैरिटल डिस्टर्ब हो जाता है। अगर जुपिटर कहीं से उसको एस्पेक्ट कर रहा है तो विवाह तो बच जाता है, लेकिन परेशानी बहुत होती है। परेशानी इतनी होती है कि एक छत के अंदर नीचे रहते हुए भी बिल्कुल दूसरों की तरह से ये रहते हैं, आपस में बातचीत नहीं होती, बोलचाल नहीं होती। मंगल और केतु कहीं आ जाते हैं तो और परेशानी होती है, फिजिकल फाइट तक होती है, मारपीट होने लगती है। इसके बाद सप्तम हाउस हमारा है D9 का सप्तम हाउस। ये जो है जिस तरह से लग्न जो है सब कुछ बताता है, तो सप्तम हाउस जीवन साथी के जीवन के बारे में सारा कुछ बता देता है कि सप्तम हाउस अगर पीड़ित है तो से जो है हमारा जीवन साथी है, स्पाउस है, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। सप्तम हाउस मारक भी होता है, लग्न का जो है मारक भाव भी उसे कहलाता है, और बाधक भी होता है। कुछ लग्नों के लिए वो बाधक भी होता है, स्थिर लग्नों के लिए जो है, और द्वि स्वभाव। इसीलिए D1 में मिथुन और कन्या लग्न के लिए बृहस्पति मारक और बाधक दोनों होता है, क्योंकि सप्तमेश भी होता है और बाधक स्थान भी होता है। तो मिथुन और कन्या लग्न वालों के लिए सप्तम हाउस पर अगर अच्छा एस्पेक्ट नहीं है तो वो दिक्कत है, बृहस्पति का रोल वहां पर खराब हो जाता है। अष्टम हाउस जो है विवाह की आयु और विवाह के वायु, कुछ दुर्घटनाएं, अचानक कोई घटना, और इसके बाद एक और चीज है जो एक्स्ट्रा मैरिटल संबंधों को भी दर्शाता है, D9 का अष्टम हाउस। जब एक्स्ट्रा मैरिटल ज्यादा उसमें आ जाता है तो विवाह समाप्त हो जाता है, विवाह की आयु खत्म हो जाती है। नवम हाउस जो है वो आध्यात्मिक पहलू भी है। अगर पाप प्रभाव में है तो आपस में विश्वास की कमी होती है। अगर D9 का 9th हाउस जो है पीड़ित है तो उसमें क्या होता है कि आपस में विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, उनमें हमेशा शक बनी रहती है। और दसम भाव जो है कर्म स्थान है। कर्म स्थान का मतलब है वैवाहिक जीवन में उसको बनाए रखने के लिए जातक किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। अनेक प्रकार के घर में अगर वो पीड़ित नहीं है
तो अनेक उत्सव, कर्म माने विवाह के बाद के कर्म, कार्य आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर दसम हाउस हमारा पीड़ित है तो घर में क्या होगा, कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, एक दूसरे की जब सामंजस्य नहीं बैठेगा तो घर में कोई उत्सव नहीं होता है। और अगर अच्छा है, वहां पर शुभ ग्रह बैठा हुआ शुभ प्रभाव में है, तो अनेक प्रकार के अवसर मिलते हैं घर में उत्सव मनाने के लिए। और क्या होता है, पीड़ित अगर है तो कर्म तो होते हैं लेकिन अनैच्छिक, बहुत से कार्य हम इच्छा से करते हैं, खुशी से करते हैं, बढ़िया। और कुछ काम ऐसे हैं जो करने तो पड़ते हैं लेकिन हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं होती, अनैच्छिक कर्म करने पड़ते हैं अगर ये पीड़ित है। और सप्तम हाउस का सुख है वहां पर, जिस तरीके से लग्न का सुख जो है वो चतुर्थ हाउस है, इसी तरीके से सप्तम का जो सुख है वो 10th हाउस है। अगर ये पीड़ित है तो सप्तम माने जो पार्टनर है उसको सुख नहीं मिलेगा इस विवाह से। तो इस तरीके से इसको देखते हैं। एकादश भाव जो है वो हमारी डिजायर्स का है, वासनाओं का, जितनी हमारी इच्छाएं होती हैं, अगर ये पीड़ित है तो वासना पूर्ति में, हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा आती है। और जितना जो भौतिक और शारीरिक इच्छाएं हैं वो संतुष्ट नहीं होती हैं। अगर वहां पर शुभ ग्रह है तो विवाह के बाद की जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं वो सब अच्छे तरीके से पूरी होती हैं। इसलिए 11th हाउस को कहा गया कि जो है वो अच्छा होना चाहिए। 12th हाउस में एक आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, आप सब लोग अपने अपने चार्ट में देखिएगा कि 12th हाउस एक्सपेंडिचर का भाव है, सेपरेशन का भी भाव है, वहां पर हानि है इतनी भी जो है, और बेड प्लेजर भी है। वहां की जो डिजायर्स हैं वो उनकी भी पूर्ति नहीं होती है। पीड़ित होने पर ये असंतोष प्रदान करते हैं। जेल का भी है, हॉस्पिटल का भी है, अनेक तरीके से उसको कारकत्व हैं। लेकिन जब हम विवाह के संदर्भ में देखते हैं तो दो बातें जरूर देखते हैं। अगर कहीं सप्तमेश से D7 का सप्तमेश 12th हाउस में बैठ गया तो आप ये समझ लीजिए कि जो बहुत खर्चा आता है, स्पाउस या तो स्वयं बहुत खर्चा करता है या स्पाउस के ऊपर बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो ये जो है अगर किसी का है तो आप उसको लगा के देखते हैं। अगर किसी का D9 का सप्तमेश 12th हाउस में है तो स्पाउस की बीमारी से हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। वो छठे भाव, सप्तम का रोग भाव भी है, सप्तम का छठवां भाव रोग भाव भी है। तो खर्चा वहां पर एक तो अपने मन से भी हो सकता है, दूसरा स्पाउस पर जो है उसकी बीमारी को लेकर के भी बहुत खर्चा करना पड़ता है अगर सप्तमेश वहां पर। तो छठे भाव में लगने जब भी जाता है तो पीड़ित होता है। तो इस तरीके से 12 भावों को हम लोग विवाह के संदर्भ में देख सकते हैं, D9 के 12 भाव। अब एक विशेष बात हम बताते हैं, जैसे 5th हाउस है। 5th हाउस हमारा क्या है, हमारा मानसिक इंटेलेक्चुअल है, वहां पर रोमांस भी है। और 12th हाउस सीक्रेट का भी भाव है, सीक्रेट एनिमी भी है। तो आप एक समझिए कि अगर 5 और D9 के पंचम और सप्तम का संबंध बन जाता है, D9 के पंचम और द्वादश का संबंध बन जाता है, तो ऐसे जातक का कोई सीक्रेट अफेयर जरूर होता है, सीक्रेट अफेयर जरूर होता है जो आगे चलकर इनिमिटी में बदल जाता है। आप इस चीज को किसी भी चार्ट में लगा के देखेंगे, अगर इस तरह का संबंध बनता है तो ये इस तरह घटना घट। अगर कहीं जॉब कर रहा है कोई बंदा और 5-12 का संबंध है D9 में, और कहीं 10 से भी संबंध बन गया, तो वो वहां जहां वर्क प्लेस है वहां से किसी से उसका अफेयर चल रहा है। और जब ये अफेयर टूटता है तो सीक्रेट जो है वो इनिमी बन जाता है, इनिमिटी आ जाती है आपस में, वो एक दूसरे को फिर नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं। तो D9 का 5-12 को भी हम जरूर देखना चाहिए। जैसे मेलापक में हम देख लेते हैं, मेलापक जब भी कोई चार्ट आता है उसको माने मैचिंग के लिए, तो अगर बहुत नजदीक का है आपको तो ये भी देख लें कि D9 का 5-12 का तो कोई संबंध नहीं बन रहा है, क्योंकि वो सप्तम का छठा भाव है और 5 जो है उसका जो है लाभ भाव है। तो वहां लाभ उसको कहाँ दिख रहा है, लाभ तो मिल रहा है दूसरी जगह। सप्तम का लाभ जो है वो दूसरी जगह है। 12th हाउस जो है फॉरेन को भी रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन माने परत्व,
दूसरे का, तो उसका लाभ दूसरे को मिल रहा है, जिससे विवाह में परेशानी हो रही है। इनिमिटी, विवाह माने पार्टनर से भी इनिमिटी हो सकती है, और जब यह अफेयर टूटेगा तो जिससे हो रहा है वो भी एक सीक्रेट इनिमी की तरह काम करेगा, आपको हमेशा परेशान करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से 12 भावों को हम मैरिज के संदर्भ में इस तरह से देखेंगे। अब अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो इस बीच पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं विवाह को लेकर के। सर जो आपने जॉब का बताया था ना, हाँ जी, 6th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस का रिलेशन, उसका सर थोड़ा बता देना, वो नहीं क्लियर पांच हुआ। पांच 5, 12 और 10। 5, 12, 10, ठीक है सर। 5 में हम लोग रोमांस भी वहां लेते हैं, है ना, अफेयर, स्पेकुलेशन का भी है, संतान का भी है, अनेक चीजें होती है, एक भाव में बहुत से कारकत्व हैं। तो जब हम विवाह के संदर्भ, चूंकि D9 विवाह से संबंधित है, तो हम विवाह के संदर्भ में इसको देखेंगे। अगर 5 और 12 का संबंध बन रहा है तो 12 में सीक्रेसी भी है, सीक्रेट भी है, रोमांस भी है, तो वहां पर कोई न कोई अफेयर बनता, सीक्रेट अफेयर होता है। अगर, क्योंकि वहां बेड प्लेजर है, 12th हाउस में बेड प्लेजर भी है, जो छठे का, सप्तम का छठा भी है, तो ये विवाह को जो है परेशान करता है, विवाह को ये तोड़ने की कोशिश करता है जब 5, 12 का अगर संबंध हो जाता है। और अगर वो 10वें से भी संबंध बन जाता है तो वर्क प्लेस पर ऐसी घटना घट सकती है। वर्क प्लेस में लोग जहां काम करते हैं वहां से किसी अपने कोलीग के साथ में ये घटना घट सकती है, उसका अफेयर हो सकता है। और जब ये टूटता है, इसमें 2 चीजें आती हैं। अगर ये प्रोलॉन्ग करता है तो सप्तम से संबंध टूटेगा, यानी विवाह विच्छेद होगा। और अगर विवाह हमारा चलता है तो ये अफेयर टूटेगा, उस समय ये एक सीक्रेट एनिमी की तरह कार्य करने लगेगा जिसके साथ मैंने जुड़ा हुआ है। तो ये जो है इस तरह से 5, 12 का संबंध हम लोग मेलापक में, D9 में 5, 12 का संबंध उसके मेलापक से भी हम लोग देख सकते हैं कि मेलापक में अगर कहीं D9 में 5, 12 का संबंध बन रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा एक सीक्रेट जो है, जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल भी कह सकते हैं, वो चलता है। और अखिल हेलो जी, ठीक, हाँ जी बताएं। सर, ये जो आप बता रहे हैं ये D9 का 5th लॉर्ड हाँ और 12th लॉर्ड को देखना है ना, हाँ हाँ, D9 वही को। वही हाँ, D9, चूंकि हम लोग मैरिटल से संबंधित ही देख रहे हैं तो D9 देख रहे हैं। सर D1 का D9 भी इसमें चेक करना नहीं, ना। D1 नहीं, D1 का 5th अगर 12th में है तो संतान से संबंधित वो कोई थोड़ी परेशानी हो सकती है और विदेश जा सकता है जातक जो है, क्योंकि वो वहां पर ठीक जो है फॉरेन में भी है। लेकिन ये जो सीक्रेट वाला देखेंगे D9 में भी। ठीक है सर सर, थैंक यू सर। सर जी इसमें राशि लॉर्ड कहाँ हो गया, और ग्रह का भी देखेंगे क्या सर? अगर ग्रह भाई, संबंध इसमें देखिए डिपॉजिटर। भाई, देखिए राशि लॉर्ड तो ग्रही बना है ना। जैसे 5th का लॉर्ड है मान लीजिए कोई, और 12th का लॉर्ड है, आपस में एक साथ मिल गए, या एक साथ इनका दृष्टि संबंध हो गया तो संबंध बन जाता है। या 5th का 12th में चला गया लॉर्ड, और 5th का 12th में और 12th का 5th में आ गया, तो ये भी एक संबंध बन गया 5, 12 का। जी तो सर। संबंध जो है किसी तरीके से बन सकता है। लॉर्ड सिर्फ एक साथ हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, दृष्टि संबंध, और तीसरा एक्सचेंज। 5, सर 12 का, हाँ हाँ जी बोलो। सर, मैं बोल डिपॉजिट अगर 5th हाउस में डिपॉजिट जो प्लेनेट है, जी। अगर वो दृष्टि डाल रहा है 12th पे, तो संबंध बनेगा नहीं ना, वो तो बस उसका नहीं, जब दशा। मंगल नहीं नहीं नहीं, लॉर्ड का ये 5th हाउस में मंगल ही केवल दृष्टि डाल सकता है वहां पर। जी सर, अगर मंगल बैठा है तो फिर अगर मंगल बैठा है और वहां पर माने तो एक ने देख लिया, दूसरा तो आपस में संबंध काम है ना, केवल मंगल ने हाँ। दृष्टि दी। ओके सर। फिर ओके। 12th का भी अगर संबंध बने तो वो ये हो सकता है। अगर 12th में कोई ग्रह बैठा हुआ उसको देखता है 5th हाउस को। देखिए, एक 5, 12 का संबंध क्या है, 5th लॉर्ड 12th लॉर्ड आपस में एक साथ बैठ जाएं, ठीक, जी सर। एक दूसरे को देखें और एक दूसरे से एक्सचेंज कर लें, साइन सर। एक्सचेंज, तो ये संबंध बनेगा। ठीक है। सर, वन एक साइडेड बात नहीं। बताइए। हाँ हाँ जी। सर, जैसे कि अगर नवांशा लॉर्ड सेजिटेरियस है, उसमें 5th और 12th लॉर्ड सेम प्लेनेट होती है, मंगल। कैसे? ठीक है सर। नहीं नहीं, माने लग्न क्या है, लग्न क्या है? सेजिटेरियस एक ही जा रहा है ना ठीक ठीक, धनु लग्न में मंगल जो है, और हाँ ग्रहों का एक ही लग्न हो। हाँ, अब मंगल का संबंध देखिए किस तरीके से, मंगल कहाँ बैठा हुआ। अगर वो 7th हाउस में बैठ जाए तो
तो फिर बन जाएगा संबंध। अच्छा तो फिर जैसे संबंध, लेकिन एक बात और है, ये भी हमें प्लेनेट को भी देखना है कि हाँ जी। प्लेनेट मंगल जो है वो एफेयर नहीं करता है। एफेयर के लिए बुध को अगर केवल एक प्लेनेट लेंगे तो बुध जो है वो उसमें सबसे फ्रेंडशिप सबसे ज्यादा बुध करता है। अच्छा, अगर 7th हाउस में मंगल के साथ बुध बैठा है तो हम हाँ कह सकते हैं। हाँ, ये मंगल बुध एक साथ बैठे हैं तो ये फ्रेंडशिप हो सकती है, तब तो लेकिन वैसे उसके भी कई ऐसा होता है सर, मंगल बुध तो वैसे भी गलत थोड़ा करा ही देता है, गलत करता है ना। हाँ, वो मेल एनर्जी है और वो फ्रेंडशिप बना देता है कहीं की, वो बुध जो है मंगल बुध का फ्रेंडशिप करा कॉम्बिनेशन देता थोड़ा सा गड़बड़ करता ही करता है वो। हाँ मतलब सर इन दैट केस हम कह सकते हैं कि हो सकता है। हाँ हाँ। लेकिन उसमें क्या होता है ना, हो गया ना। जुपिटर उसमें होता है, जुपिटर अगर जो है उसको एस्पेक्ट दे देता है तो फिर वो उसमें से जो है मंगल भी ठीक हो जाता है, मंगल जो गड़बड़ नहीं करता है। ठीक है एक्चुअली मंगल एनर्जी है जी। और वो एनर्जी की चैनलाइजेशन जो है वो किधर है ये हमें देखना होता है। बुध जो है वो क्या करता है, फ्रेंडशिप में उस एनर्जी को चैनलाइज कर देता है। मंगल मेल है और बुध जो है वो फ्रेंडशिप करा देता है, तो फ्रेंडशिप मेल जो है ज्यादातर फ्रेंडशिप तो फीमेल से ही करेगा। तो मंगल बुध जब भी एक साथ होते हैं तो मेल एनर्जी जो है वो उधर जाने लगती है, तो एफेयर हो जाता है। ये उसमें सर नाड़ी में जैसे भी इसको अगर 7th हाउस में हो रहा है तो ये तो उसका घर है ना, स्पाउस का घर है। हाँ, तो स्पाउस के घर है तो मतलब फेस कौन करेगा? अच्छा, स्पाउस को फेस करना है, यू हाँ मीन दैट। जी ठीक 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 जी जी, थैंक यू सर। सर इसको यदि गुरु आप साथ में, सर यदि गुरु साथ में बैठ गया इस देखो, केस में, गुरु साथ में बैठने से प्रभाव कम होता है, गुरु की दृष्टि ज्यादा प्रभावी है। ठीक है, यदि गुरु दृष्टि क्योंकि करे तो गुरु ये जहाँ नहीं बैठ होगा। जाता है, गुरु एक्सपेंशन का कारक है, तो जिस भाव में बैठ जाता है वो अपना प्रभाव वहां छोड़ देता है, उस भाव के प्रभाव को न्यूट्रल कर देता, कम कर देता है। दीपक इसीलिए तले अंधेरा होता है सर। हाँ, इसीलिए सप्तम में तले जब भी अंधेरा। हाँ, सप्तम में जब भी बृहस्पति बैठता है, अगर कहीं उच्च का बृहस्पति बैठ गया तो वो शादी होने ही नहीं देता। बहुत वो बड़ा कहता है कि नहीं, पूजा पाठ करिए, स्पिरिचुअल डायरेक्शन में जाइए, विवाह मत करिए। फिर जो है जब दशाएं आती हैं या गोचर आता है तो शादी बहुत लेट होती है। होने, उच्च का अगर हो सप्तम गई में तो उच्च डिवोर्स का जरूर होता है। बृहस्पति, हाँ हाँ, उसमें अगर शादी होने की, डिवोर्स जरूर हाँ होता है। जी सर जी ये तो सब कुछ होगा अपनी दशा अंतरदशा में ही होगा ना। हाँ, प्लैनेट अपना इफेक्ट तो गोचर भी तभी कर देता देता है ना। कभी कभी। गोचर में टेम्परेरी होता है, जैसे मान लो गोचर में वो चीज बन गई तो टेम्परेरी कुछ समय के लिए हुआ, जैसे हट गया तो उसमें जो फास्ट मूविंग है वो तो बहुत थोड़े, जैसे चंद्रमा तो 2 ही दिन रहता है एक राशि में, बुध जो है 1 महीना रहेगा, मंगल 1.5 महीना रहेगा। लेकिन शनि और जुपिटर और राहु केतु जब ये आते हैं तो ये ज्यादा देर तक ठहरते हैं, तो अगर इनके माध्यम से कोई भी योग बनता है तो वो तो फिर वो काफी लंबा परमानेंट तक नेचर का है। चलता है। हाँ, वो काफी समय तक चलता है। अंतरदशा में ही प्रभाव दिखाएगा ना। हाँ जी, हाँ दिखाएगा तो अपने उसमें हाँ जब जी दशा आएगी, और जी, दशा आने के बाद जो है गोचर भी इसको सपोर्ट करेगा, तब जो है तब दशा आएगा। गोचर एक साथ चलते हैं, तब ये ठीक ऐसा होता है। ठीक रंजीत जी क्वेश्चन पूछ लें अपना आप। हाँ जी हाँ, सर पूछे पूछे। हाय सर सर, रंजित। रंजीत जी बताइए। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। जी फर्स्ट, जो आपने 5-12 का संबंध सिक्रेटिव बताया था, हाँ लव अफेयर, उसमें हाँ, अगर उनके दोनों के लॉर्ड 212 में है तभी ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा सर, तभी नहीं ये 212 नाड़ी के रिजल्ट नहीं आएगा। लेते, नहीं नहीं, नहीं इसमें नाड़ी वाला नहीं लेंगे। ओके 212 संबंध नाड़ी का बनता है, यहाँ तो ये संबंध खराब है। ओके वैदिक में 212 संबंध खराब है, 212, 6, 8, 3, 11 ये तीनों संबंध खराब है वैदिक में। संबंध 1-7 का है और केंद्र और त्रिकोण का संबंध यहाँ पर लेंगे, या दृष्टि संबंध लेंगे 1-7 लेंगे, और जुपिटर या सेटन और इनकी 2 दृष्टियां 3, 7, 10 लेंगे, और जुपिटर की 5, 7, 9 लेंगे। लेकिन जो है यहाँ पर 2 द्वादश वो संबंध नहीं है, अच्छा संबंध नहीं मानते वैदिक में सर इसको। इसमें हम लोग वो देखते हैं इंटरचेंज, नवमांश में इंटरचेंज भी तो देखेंगे ना। हाँ हाँ, जब हम इसको इंडिपेंडेंट चार्ट के रूप में देखेंगे तब इसको हम इसमें एक्सचेंज परिवर्तन भी योग देख भी लेंगे। देखा जाएगा सबका। हाँ सर, तब हाँ जी दूसरा सवाल था, आपने जी ये सिक्रेटिव लव अफेयर बताया, अगर जी, ओपन लव अफेयर है तो 5 और 7 का संबंध होना चाहिए सर। हाँ 5-7। ओके।
सर हाँ जैसे जी। D1 में देखते हैं हम कि सप्तमेश 6, 8, 12 में चला गया। D9 में भी सेम देखें तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, देखिए अभी बताया ना कि जो सप्तमेश जो है D9 में भी अगर 6, 8, 12 में चला जाता है और वो D1 की 6, 8, 12 में पड़ी हुई राशियों में चला जाता है तो बहुत खराब हो जाता है। हमने उस समय बताया था कि जो भी प्लैनेट D9 में उन राशियों में जाता है जो D1 के 6, 8, 12 भावों में पड़ी हुई हैं, तो उस प्लैनेट के कारकत्व की हानि हो जाती है। बताया था इंदिरा जी की कुंडली में कि वीनस जो है वो D9 में उस भाव में है जहां पर D9 की छठी भाव D1 में छठे भाव में आती है, अष्टम भाव में थी, इसलिए उनके पति की अर्ली डेथ हो गई थी। जी तो जो भी प्लैनेट D9 की उस राशि में आ रहा है जो D1 के 6, 8 और 12 भाव में पड़ी हुई है, तो वो जो है प्लैनेट के कारकत्व तो खत्म हो जाते, खराब हो जाते। जी। तो ऐसे D9 का मतलब D9 में अगर देखें तो भी सप्तमेश मतलब अपने D9 में ही 6, 8, 12 में आ गया तो वो भी खराब। तो भी खराब है। जी जी लेकिन अब उसमें थोड़ी सी अच्छाई तब है जब वो D1 के जो है केंद्र त्रिकोण में पड़ी हुई राशियों में अगर आ जाता है तो थोड़ा सा उसमें सेवियर है। सुप्रिया जी जी। इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए। मान लीजिए D9 का अगर वो 6, 8, 12 में गई और वही राशि अगर लग्न की 6, 8, 12 में भी पड़ गई अगर, तो समझिए वो बहुत ज्यादा खराब हो गया। अच्छा वो ठीक, हाँ, हाँ। ये वो कंडीशन वर्गोत्तम में ज्यादा फॉलो वर्गोत्तम में ही ये बाकी में बनेगी थोड़ा जो सा D9। कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि वहाँ अच्छे कंडीशन में जा सकती है नवमांश में, तो वो ठीक हो हाँ जाएगा। तो ठीक तो आपको मैनेज करके देखना पड़ेगा, खाली ऐसा नहीं कि इसमें चला गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, जी, जी। उसमें जो है कई चीज वैदिक को इसीलिए थोड़ा सा लोग आजकल जो है वैदिक को थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेशन है। पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें एक साथ देखनी पड़ती हैं। एक्चुअली ऋषियों ने इस लैंग्वेज को ज्ञान को थोड़ा सा इसलिए डिकोडेड नहीं किया या थोड़ा सा ज्यादा फैला दिया कि ये सबके हाथ में न पहुंच जाए। नहीं तो आजकल अभी कल एक सज्जन का फोन आया, एक पंडित जी ने कहा है उनकी धनु लग्न है। अब आप समझ लीजिए धनु लग्न है और पंडित जी ने उनको कहा कि बिसरा का मोती आप पहनिए, तो उस बंदे ने पंडित जी के माध्यम से 84,000 रुपए का मोती खरीदा। 84,000 का, तो मैं तो दंग रह गया कि मोती 84,000। हाँ, वह मिथुन उसमें धनु लग्न में। धनु लग्न में अष्टमेश चंद्रमा को बना दिया उन्होंने। अब इसीलिए वो पीड़ित था तो कहने इसको बढ़ाओ। अरे ऐसा माने आजकल अगर चल रहा पंडित है। होंगे तो बेचारे लोग गड्ढे में चले सर जाएंगे। सर हाँ जी, सर हाँ जी इसमें देखिए दोष उनका नहीं है। जब 500 रुपए में तुम ज्योतिष सीखने जाओगे तो यही पाओगे। नहीं तो वही बताया ऐसा वो नहीं है 500 अब रुपए की बात। नहीं, बात 500 की नहीं, हर सुपात्र तक नहीं नहीं है। नहीं, बात उसकी नहीं, बात ये है कि आजकल इतनी जगलरी चल रही है कि जो पंडित लोग हैं उनको ज्योतिष तो कम आती है, वो रत्न बेच रहे हैं। अब हमने कहा तुम कैसे जानोगे कि बिसरा का मोती? माणिक उन्होंने दिया 3500 का और मोती दिया जो है उनको मतलब जो है 84,000 का। 84,000 का। हमने कहा दंग रह गए, हम तो का इतना महंगा सोना ही नहीं है हमने। सीट के तो अंदर का अब होगा सर, हाँ है, सीट के अंदर का पैदा हुआ होगा। अब जो भी होगा जैसा भी हो। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुप्रिया जी हाँ जी। अपना हैंड नीचे करो सर। सुप्रिया सर मैडम, एक क्वेश्चन था मेरा सर, हैंड जिसका नीचे लगन वर्गोत्तम होता है सर, जी जी, तो उस केस में कैसे होगा? जैसे लगन वर्गोत्तम हो गया तो सारे जो राशियां तो सेम वही D9 में वही मूव करेंगी। बिल्कुल D9 में वही हो गई। तो फिर जो 6, 8, 12 जो D1 का है अपना 6, 8, 12 और हाँ, D9 का भी वो 6, 8, 12 हो गया 6, 8, राशियां 12। सर। हाँ तो वो बताया ना कि अगर वर्गोत्तम में कोई ग्रह D9 में 6, 8, 12 में गया तो बहुत खराब। वो D9 में भी 6, 8, 12 में भी है और D1 में भी 6, 8, 12 में। ग्रह, तो अच्छा ग्रह की बात वो कर रहे हैं। प्लैनेट उस प्लैनेट का जो जी सर। कारकत्व है वो निश्चित रूप से कोई न कोई एक कारकत्व खराब होता है। अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, प्लैनेट का कोई सभी कारकत्व एक साथ खराब नहीं होते हैं। वो कोई एक कारकत्व जो है वो विशेष खराब होता है। जीव से लेकर अगर जो है, हाँ जीव को लेकर उससे संबंधित जीव को हानि हो सकती है। अगर अजीब लेंगे तो हो सकता है, जैसे वीनस है तो वीनस में अगर मान लीजिए जो फीमेल है, फीमेल चार्ट है, तो वीनस फीमेल स्वयं अगर ठीक है तो फाइनेंस उसका गड़बड़ जरूर होगा। अगर स्वयं
अगर ठीक है तो फाइनेंस गड़बड़ होगा, और अगर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है तो उसका हेल्थ जरूर खराब होगा, विवाह से संबंधित उसको परेशानी जरूर होगी। तो सारे कारक तो खराब नहीं होते हैं, कोई एक कारक तो जब खराब होता है, दूसरा कारक तो अगर ठीक है तो जरूर दूसरा कारक तो एक खराब हो जाएगा। वीनस को जैसे बताया कि अगर वीनस में फाइनेंस भी है और वीनस जो स्पाउस भी है या फीमेल फॉग भी है, फीमेल चार्ट में वीनस स्वयं वो फीमेल है, तो अगर फीमेल का हेल्थ वाइज बढ़िया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फाइनेंस अच्छा नहीं होगा। और अगर फाइनेंस बहुत अच्छा है तो हेल्थ जरूर खराब हो जाएगी, क्योंकि वो D9 के 6, 8, 12 में गया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग जो है उसको देख करके करते हैं। तो ये D9 चार्ट को पूरा लग्न की तरह से हम लोगों ने किस तरीके से इसको मिश्रा जी, हाँ जी बोले। मैं ये कहती मेरे D9 चार्ट में चंद्रमा जी। 9th में था और 12th में चला गया D9 में, लेकिन मदर को ऐसा कुछ परेशान तो नहीं किया उन्होंने? नहीं, वो D12 में चला गया, तो ये बताइए वहां चंद्रमा की D9 में बृहस्पति की पोजीशन, बृहस्पति की पोजीशन, बृहस्पति की पोजीशन क्या हुई? बृहस्पति हमारा 10th में चला गया था D9 में। नहीं, तो बृहस्पति का D1 राशि में, में आ गया। नहीं D1 में बृहस्पति चंद्रमा का कोई संबंध है? हाँ, लग्न में पड़ा हुआ है, वो तो लग्न में गुरु है, 9th में चंद्रमा था। तो अब वो बता तो रहे हैं कि जब वो बृहस्पति सेव कर रहा है उसको, D9 में ही प्रॉमिज है, तो D1 में चेंज कर, मतलब वही हाँ, मतलब है D1 में में अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो D9 में हाँ, प्रॉब्लम हमें ये देखिए, हम लोग जब भी ये डिविजनल चार्ट पढ़ेंगे तो D1 के सापेक्ष ही पढ़ेंगे। D1 में जो प्रॉमिस है, D1 में ही बृहस्पति चंद्रमा को बचा रहा है। हाँ जी। तो D9 में अकेला चंद्रमा अगर मान लीजिए 12th में चला जाता है, तो उसका जो लॉर्ड है वो अच्छी पोजीशन में आ गया। वीनस कहाँ है D9 में? शुक्र 11th था उसमें, वो नीच का हो गया लेकिन 11th में था। हाँ, तो वो मतलब जो है चंद्रमा से 12वां शुक्र हो गया ना। हाँ, तो शुक्र 12 में हो गया, तो वो मतलब जो है स्ट्रॉन्ग कर दिया, फाइनेंशियल स्ट्रांग कर दिया था। अच्छा है, देखिए मतलब चंद्रमा से 12वें 11वें में गुरु है, तो वो भी तो हाँ, स्ट्रॉन्ग करेगा उसको, वैसे भी तो देखेंगे। वही बता रहे, 11th हाउस में बैठा हुआ कोई भी ग्रह जो है वो लग्न में बैठे हुए ग्रह की मदद करता है, भले ही उसका शत्रु हो। ये 11th में जो है करते। मैंने इसलिए ये बताया क्योंकि ये यहाँ पर एक रूल लिख लीजिए, पड़ेगा, बचाव तमाम तरह से होते हैं। यहाँ पर एक देखिए, एक सर ने बातों में एक बहुत अच्छा सूत्र दे दिया है कि किसी भी प्लेनेट से कोई भी अगर 11th बैठा हुआ है ना प्लेनेट, तो वो उस प्लेनेट की उसको मतलब झक मार करके उसको हेल्प करनी है, पावर देगा ही देगा, हेल्प करनी है उसको, चाहे भले ही वो शत्रु हो। या आपको इस तरह से मान लो कि बाप को अपनी शादी के बाप को बेटी की शादी के बाद भी बेटी और दामाद की हेल्प करनी ही करनी है, चाहे वो दामाद कैसा भी हो। इस तरह से मान लीजिए आप, ठीक है जी। प्लेनेट की बात कर रहे हैं सर प्लेनेट आप ऐसे देखो, प्लेनेट की मैं बात कर रहा हूँ। आप आइए, ये देखिए, ये जैसे बैठा हुआ है, ये ये D1 की बात बता दे रहे हैं आपको। यहाँ मान लो बैठा हुआ मरकरी, ठीक है जी, ये बैठा हुआ मरकरी और ये बैठा हुआ मार्स, तो ये यहाँ से इसका ये 11th हो गया, ठीक है जी। मरकरी और मार्स आपस में दुश्मन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मार्स जो है ये मरकरी की हेल्प करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के 3 भाई हैं, तो जो पहला वाला भाई सबसे बड़ा हो गया, बीच वाला छोटा मार्स हो गया, सबसे छोटा मरकरी हो गया। तो यानी कि मार्स को मरकरी की हेल्प करनी ही करनी है अपने छोटे भाई की, ये न चाहते हुए भी, जबकि शत्रु हैं उसके बाद। लेकिन हाँ कोई भी, लेकिन एक बात और समझ लीजिए, लेकिन ये जो मार्स की मजबूर फार्मूला को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, ये आगे बहुत काम आएगा और ये बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे। समझिए, इस मार्स की तो ये मजबूरी है इसको हेल्प करना, लेकिन मरकरी इसको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। आप ये समझ लीजिए, आई बात समझ में? मतलब जो ये समझ लीजिए आप लोग, देखिए अपने घर से 11वें बैठा ग्रह को मजबूरन अपने हाथ से उसका हेल्प करनी है। तीसरे में बैठा है वो नहीं लेगा, लेकिन 11वें क्योंकि लाभ स्थान है, हाँ, ये मरकरी जो है इसकी हेल्प नहीं कर सकता, नहीं मतलब ये आगे चल के हो सकता ना भी करे, लेकिन ये मार्स जो है ये इसकी करेगा ही करेगा। यानी सपोज करो
अगर हम इसकी 7th ले लेते हैं और ये 5 ले लेते हैं, तो ये 7th हाउस का ये 11th है, ठीक है जी। तो यानी कि यहाँ का जो प्लेनेट बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई अगर प्लेनेट बैठा हुआ, तो ये मजबूरी बस इसकी, मतलब इसको ये बना के ही भेजा गया कि तुम भैया जाकर के इसकी हेल्प करो ही करो। लेकिन ये यहाँ पर ये जो बैठा हुआ है, इसकी इच्छा के ऊपर निर्धारित करता है कि ये इसकी हेल्प करे या ना करे। वही यानी कि 11 जो भी 11 का भी संबंध होता है, ये समझ लीजिए। तो कुल मिला के ये है कि जो 11th हाउस, किसी भी प्लेनेट से कोई भी प्लेनेट अगर 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो उसकी हेल्प उसको करनी ही करनी है, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। चाहे कुछ भी, और तो मित्र ये है तब तो ग्रहों करेगा ही करेगा। अच्छा सर, ये जी। अपन सिर्फ ग्रहों की बात कर रहे हैं, सिर्फ ओनली सर प्लेनेट आप तो आप किसी के भी ले लीजिए, आप पूछिए, आपने एक जो लाइन जोड़ी है कि ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो आपके मन में अगर कोई लॉर्ड की दूसरा बात कोई- नहीं कर रहे हैं हम लोग, भावे उसकी बात नहीं है, लग्नेश भावेश ओके ओके सर, लॉर्ड की ग्रह बात की कर ये रहे हैं। प्लेनेट, कोई यहाँ पे कोई बैठे भी ग्रह। प्लेनेट, कोई कोई भी भी प्लेनेट। प्लेनेट हो। सर आगे आए सर अब। हाँ, अब देखिए क्या होता है कि अब विवाह के लिए हम लोग सोचते हैं कि विवाह जो है D9 से हम लोग कैसे देखते हैं। कभी कभी अभी हमने बताया था कि कभी D1 और D9 में जो D1 का प्रॉमिज है वो D9 में भी आना चाहिए। अगर D9 में वो प्लैनेट नहीं अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो उसको हम D30 में भी देख सकते हैं। कुंडली में विवाह को 3 भागों में बांटा गया हम लोग। पहला तो अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज के लिए जो है वो आपको पता होना चाहिए कि अर्ली मैरिज में क्या होता है, क्योंकि 7th हाउस जो है, एक मिनट जरा हम उसको निकाल लेते हैं कि अर्ली मैरिज में क्या क्या, कौन कौन से भाव देखे जाते हैं। और बीच में क्या होता है कि आजकल अगर 21 से पहले शादी हो जाती है तो उसको अर्ली मैरिज कहते हैं। अर्ली मैरिज के कुछ जो है कुछ नियम हैं जो अपने पाराशर जी ने बताए हैं। उन नियमों में से देख लेते हैं कुछ, और उसको लगा के देख लेते हैं कि जैसे कुछ लोग एजिड लोग हैं, तो हो सकता है कि पहले ये सरकारी बंधन नहीं था कि 21 साल और 28 साल, तो उनकी एज जो है, जैसे मान लीजिए 7th हाउस और लग्न 1 और 7 जो है, विवाह अर्ली विवाह के लिए 1 और 7 भावों में कोई भी पापी प्रभाव नहीं होना चाहिए। एक तो समझ लीजिए राहु केतु के अक्ष जो है 1, 7 और 2, 8 में बहुत डिले भी करती है विवाह में। राहु केतु की जो अक्ष है 1, 7 और 2, 8 में बहुत लेट विवाह करती है। तो अर्ली विवाह के लिए 4-5 जो पॉइंट हैं वैरस पारस और ओरस शास्त्र में, कि पहले तो 1 और 7 जो है अक्ष ये बिल्कुल शुभ प्रभाव में हो, और इनके स्वामी भी केंद्र और त्रिकोण में हो, 6, 8, 12 में न गए हो। इसी प्रकार से 2 और 8 की अक्ष जो है, क्योंकि 2nd हाउस जो है 7th का अष्टम है, और अष्टम हाउस जो है वो लग्न का अष्टम है, तो ये भी जो है एक क्या कहते हैं, विवाह में विलंब देते हैं या विवाह में अशुभता लाते हैं। तो ये भी। तीसरा ये है कि जो कोई जितने शुभ ग्रह हैं कुंडली के, वो वक्री न हो। देखिए वक्री ग्रह क्या करते हैं, वो इसको रिपीट करते रहते हैं, पेंडिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए शुक्र अगर वक्री है, तो चांस बना, पार्टी आई, बातचीत हुई और पता चला कि वो डिसमेंटल हो गया। इसी तरीके से बृहस्पति वक्री है और कहीं 7 और 1 से जुड़ा हुआ है, तो पार्टी आती है, बातचीत चलती है और वो फिर नहीं हो पाता है। तो शुभ ग्रह वक्री नहीं होना चाहिए अर्ली मैरिज के लिए। तीसरा शुक्र न हो, असम एक नवांश के बीच में, सूर्य एक नवांश में शुक्र नहीं होना चाहिए। नवांश में 3-20 शुक्र और सूर्य 3-20 के को कहती सर जी है। आवाज कट रही है। अस्त जो है कभी कभी आप समझिए, अस्त हम ये बता रहे हैं कि शुक्र जो है कुंडली में अस्त नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अस्त शुक्र जो है वो विवाह में बहुत परेशानी पैदा करता है, और अस्त के लिए उसमें भी एक जो अपना नवांश है, शुक्र और सूर्य एक नवांश में न होनी चाहिए। किसी एक राशि में 3 अंश 20 कला के बीच में नहीं होना चाहिए। उससे दूर अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पति और एक और है, एक ध्यान रखिएगा, आप सब लोग अपनी अपनी कुंडली में लगाइए, बृहस्पति और शुक्र के बीच की दूरी 5 भाव से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी षडाष्टक ना हो। नहीं, 5 दूरी
माने बृहस्पति जो है शुक्र से इजीली मिल सके, बहुत जल्दी मिले। जी हाँ। आप सब लोग अपनी चार्ट में देखिए कि जिनका बृहस्पति शुक्र से अष्टम नवम दशम में बैठा है, वो शादी जो है 24 के बाद ही हुई है। सर क्या अगर बता रहे हैं, किसी फिर का से रिपीट करें सर। अगर बृहस्पति और शुक्र के बीच की दूरी 7 राशि से ज्यादा है तो बहुत देर में विवाह होता है, और अगर ये 5 राशि तक है, बृहस्पति और शुक्र के बीच की दूरी 4 से 5 राशि है, तो अर्ली मैरिज होती है। अपने ग्रुप में बहुत लोग हैं, मैरिड लोग हैं, अब इसको लगा के देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। साथ बैठा है इसलिए शादी टाइम से करा देता है। हाँ ना, साथ बैठा है तो फिर वो मैरिज में हमेशा 22-23 साल में शादी हो जाती है। अगर बहुत अर्ली होगा तो जो है 12 6 18 साल में करा देता है। लेकिन अब D9 में सर, ये D1 में अभी तो हम लोग D1 को पढ़ रहे हैं। विवाह के जो प्रॉमिज हैं, गुरु शुक्र मेरे बेटे की बैठा है, 27 साल में शादी कर चुके, बल राहु बैठा तो 27 कर दिया, नहीं तो और पहले करा देता। वही बता रहे हैं। साथ साथ बैठे हैं क्या? एक ही साथ गुरु शुक्र बैठा है। बीच में राहु होगा ना? नहीं, किनारे है, लेकिन लड़की तो मिल गई थी ना 17 साल में। शादी तो वही करी 10 साल बाद। हाँ, 17 साल में लड़की मिल गई, लेकिन शादी मैंने जो है 9 साल बाद करें। हाँ जी, हम हमारा 6 भावों की दूरी है, लेकिन शादी हमारी जल्दी हुई है। तो नहीं जल्दी 6 भाव तो बताया ना कि 7 भाव के आगे जब भी बढ़ेंगे तो लेट मैरिज होती है। 7 भाव तक शादी जो है 22 साल तक हो जाती है। कितने साल में हुई आपकी शादी? 22 साल में ही हुई है, 6ठे भाव में है सूर्य। हाँ, तो बताया ना कि अर्ली मैरिज जो है वो जब भी सर वो ये कह रही है कि हमारा जो है क्या कहते हैं, बृहस्पति और शुक्र की बीच की दूरी 6 भाव से आगे है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप नहीं 6 भाव 6 भाव के आगे नहीं है, 6ठे ही भाव में है। सूर्य शुक्र तीसरे घर बैठे हैं, गुरु 10वें घर। अरे बताइए, सुनिए मेरी एक बात अखिल जी, मैं बताऊं, गुरु से जब 6ठे में जाएगा तो भी जब आप आगे सामने ले जाएंगे सप्तम में, तो वो जो कर्तरी बन जाती है ना, वो भी करीब करती है। मैडम ये बताइए, आपका जो है बृहस्पति किस राशि में है? धनु राशि में है। धनु राशि में, और शुक्र किस राशि में है? शुक्र वृषभ राशि में है। वृषभ में 9 10 11 12 1 2। तो सर ने ये बताया कि बृहस्पति से शुक्र की बीच की दूरी अगर 5-6 भाव के बीच की है तो जल्दी मैरिज होती है, और 7 राशि से ऊपर चला जाएगा डिस्टेंस तो फिर वो लेट मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने बोला, मैंने 5 भाव समझे थे, 5 बोला था, इसलिए वो 5 में अटक गया। जी सर ये रूल सिर्फ मेल चार्ट के लिए एप्लीकेबल है क्या फीमेल चार्ट के लिए? सब में, दोनों में देखिए ना। अपना बताइए रंजीत जी, अपना बताइए जुपिटर और वीनस की दूरी। सर जुपिटर से वीनस 10th राशि में है। मेरी शादी 26 साल पे हुई, 27 साल में हुई है। तो लेट हो गई ना मैरिज? यस सर, ऐसा लेट हुई ना। वो बताया ना कि 7 भाव से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, भाई बृहस्पति ऐसे मान के, ये नाड़ी का सिद्धांत है, बृहस्पति जीव है, जीव चलता है, तो जब एक राउंड लगा करके दूसरे राउंड में जल्दी मिल जाएगा बृहस्पति से। तो 18 से लेकर के और 22 तक ये जुपिटर मिल जाता है वीनस से, तो शादी करा देगा। जब 10वें भाव में है तो पहले राउंड जो है वो 10 वर्ष में, 10 के बाद फिर दूसरा राउंड 22 वर्ष में, और उस 22 वर्ष के बाद फिर जब 22 वर्ष में शादी अगर नहीं होती है तो फिर जब ये जुपिटर वीनस के सप्तम में आएगा और वो वही करीब 26-27 वर्ष बनेगी, तब ये शादी होगी। मिश्रा जी, मेरी शादी लेट कराया है, बैठा तीसरे घर में है, लेकिन बीच में शनि आ गया है। वही बताया ना, शनि का प्रभाव हो गया। इसमें लिखा हुआ नहीं, आपने पूरा सुना नहीं। हमने ये बताया कि बृहस्पति से शुक्र जो है अगर जितना नजदीक है तो अर्ली मैरिज कराता है, बशर्ते कि बीच में शनि मंगल और राहु ना आ जाए। शनि मंगल और राहु ना आ जाए, बीच में कोई ग्रह ना हो, तो ये अर्ली मैरिज का, ग्रह होने से ग्रह का प्रभाव आ जाता दोनों के बीच में। और फिर दूसरा एक और है कि अर्ली मैरिज के लिए लग्नेश और सप्तमेश भी ये पास होनी चाहिए। अब मैडम आप बताइए, जो शादी 22 में हुई, तो लग्नेश और सप्तमेश के बीच में दूरी कितनी है? लग्नेश और सप्तमेश परस्पर सप्तम है।
तो नहीं हुआ ना, ठीक हो गया, बहुत दूर नहीं है ना, 7 राशि तक तो है। लग्नेश सप्तमेश है, लेकिन इसमें और देखिए, सप्तमेश या लग्नेश में एक की डिग्री जो है कम है, एक की ज्यादा है। वो तो सर अभी चार्ट कोई डिग्री तो बात याद नहीं, चार्ट आप देख लीजिएगा, सप्तमेश की डिग्री कम होगी और लग्नेश की डिग्री ज्यादा होगी, तो सप्तमेश नौमांश जब में कम, देखिए कहाँ बैठ गया मैडम, चेक करिए नौमांश में भी। चलिए कोई बात नहीं, नहीं, मतलब ये देखिए, गुरु शुक्र बुध नौमांश में करीब आगे होंगे, हो सकता है। नहीं, वहां भी 1-5 का ही योग बना हुआ है लग्न में और पंचम गुरु में। और हाँ, गुरु तो शुक्र में 5 में तो तो दूरी 5 कम में हो तो गई ना। युति हो जाती है ना, शुक्र गुरु त्रिकोण में बैठ गया सर। नहीं तो नहीं, वो यहाँ युति नहीं लेते, मतलब वो दूरी की कम ही दृष्टि है, है ना। वहां से D1 से D9 में दूरी कम हो गई। हाँ, आप ये समझिए कि कोई भी नियम इसमें केवल फाइनल नहीं है, ये केवल फाइनल नहीं, वो संकेत तो आपको है, देखना ही पड़ेगा। संकेत है कि इससे आप एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि विवाह इसका होगा कि नहीं होगा, होगा तो अर्ली होगा दो दिन या में चार होता नहीं टाइम है, में हो छूटने जाएगा, लगता है। इसलिए केवल ये हम आपको वो बता रहे हैं कि इनसे एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि जो है विवाह कब तक हो सकता है। जी तो सर। मोटा तो मोटा इसमें अनुमान है। बृहस्पति और शुक्र को देखेंगे, इनके बीच की दूरी अगर सप्तम हाउस से ज्यादा, 7 भाव से ज्यादा है तो ये थोड़ा सा लेट होगा, और अगर कहीं बीच में शनि या राहु आ गया तो और थोड़ा लेट करा देते हैं। इसी प्रकार से लग्नेश और सप्तमेश के बीच में हम लोग देखते हैं। फिर इसके मतलब अब इसके बाद जो है एक और नियम इसी में है कि सूर्य दशम में एवं सप्तम अथवा चतुर्थ एवं प्रथम भाव के घेरे में हो तो शीघ्र या कम आयु में विवाह होता। आप एक चीज और देख लीजिए इसको, सप्तम और दशम, अगर सूर्य जो है 7 और 10 के बीच में है, आपका सूर्य कहां पर है? हेलो, 3rd हाउस में है सर मेरा सूर्य, हैं जी? तीसरे भाव में। अच्छा, तो देखिए हमने ये बताया कि अगर सूर्य 10 और 7 के बीच में है या 1 और 4 के बीच में है तो ये अर्ली मैरिज कराता है। जी अच्छा, तो इसलिए इसमें तीसरे भाव में सूर्य शुक्र के ही साथ है। हाँ, तो अर्ली मैरिज, अब देखिए शुक्र के साथ होने पर भी, क्योंकि सूर्य जो है सप्तम हाउस को किसी भी प्रकार से कहीं डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, जी। तो हाँ, सूर्य को आप जानती हैं कि सूर्य की एक पत्नी जो तो संज्ञा थी और एक पत्नी छाया थी। छाया जो है शनि की जो माँ थी, जब उनको सूर्य को ये पता चला कि ये मेरी असली पत्नी नहीं है, ये उनकी डुप्लीकेट है, उनकी शैडो है, तो सूर्य ने उनको बाल पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया था। तो सूर्य जो है मैरिज को डिस्टर्ब करने वाला सबसे जो है क्रूर ग्रह माना गया है। जब भी सूर्य सप्तम हाउस को लग्न से बैठ करके, सप्तम से बैठ करके, जब या सप्तम के त्रिकोण में बैठ करके सप्तमेश को कहीं पीड़ित करता है तो ये विवाह को लेट कराता है। तो यही कहा गया है कि जब 7 और 10 के बीच में हो तो ये 7 से आगे बढ़ गया है, और 10 में जब जाएगा तो ये त्रिकोण में हो जाएगा सप्तम के। तो 7 से 10 के बीच में या फिर 1 से 4 के बीच में, एक ये कहा कि 1 से वो जब 1 में अगर बैठेगा तो देखेगा सप्तम हाउस को डिस्टर्ब करेगा। 1 से 4 के बीच में अगर है, यहाँ पर 3 3rd हाउस में है और वीनस के साथ में, तो वीनस की डिग्री जो है और सूर्य की डिग्री के बीच में काफी अंतर होगा, लगभग 10-12 अंश का अंतर होगा, या नवांश में जो है वीनस और सूर्य दूर दूर हो गए होंगे। नवांश में वीनस और सूर्य अलग अलग, बस एक भाव आगे है सूर्य। अच्छा, तो इसका मतलब एक नवांश से दूर है। अभी हमने ये बताया था कि अगर हाँ एक नवांश में अगर है तो सूर्य वो शुक्र जो है वो कम्बस्ट हो जाता है, और एक नवांश से अलग है तो कम्बस्ट की पोजीशन नहीं होती, फिर वो शुक्र जो है वो ठीक रहता है। तो ये सामान्य जो है ये 2-3 बातें ये बताई कि ये अर्ली मैरिज का एक प्रॉमिस देते हैं। D1 में इसको देखेंगे। सर ये तीनों नहीं लगते हमारी कुंडली में, तीनों नहीं लगते। अच्छा, बताएं, आप बताएं, जो है लग्नेश कहाँ पर है? सर इसको चार्ट बना ही लेते हैं, सर रुक जाइए, सब लोग इनका चार्ट है, हाँ चार्ट बना पहले D1 का बताओ आप। वृष लगन है जी, 1 मिनट जी।
जी लग्न में राहु। हमने क्या बताया था, आप बताइए सबसे पहले क्या बताया था? हाँ, वो एक तो ठीक साथ नहीं, 1 7 और 2 8 के एक्सिस में राहु केतु अगर है तो बहुत लेट मैरिज होती है। बहुत लेट मैरिज है। हाँ ठीक है। और वो तुला राशि में हुआ नहीं। मंगल सूर्य। सर बस अब तो इसको हटाते अब हैं फार्मूले। सबसे पहला यही बताया था कि 1 7 2 8 में जब भी राहु केतु होते हैं तो 26 के 28 कभी कभी 30 तक हो जाता है। तो आपका 29 में हुई थी ना? नहीं 38 हो गया जी। उसकी शादी नहीं हुई है। नहीं शादी नहीं हुई। वो सुनिए, वो चार्ट आप बार बार ना लगाइए, देखिए हम आपको बताते हैं, मैडम सुनिए। ये मैडम किसके चार्ज की बात कर रही है अभी? ये दो इनकी लगा- बेटी की चार्ट है। ये जो देखो एक वृश्चिक बात लग्न। सुनिए, चलो सर। सुनिए इनको हम एक आपको बता दें। देखिए आप बार बार उसमें चार्ट लगा करके निगेटिव करवा रही हैं तो शादी फिर होएगी नहीं इसके। आप इसको चार्ट बिल्कुल न किसी को दिखाइए। ठीक है। आप बात समझ रहे हैं ना? बार बार निगेटिव प्रेडिक्शन हो रहा है कि मैरिज नहीं हुई है, मैरिज नहीं होगी, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, तो ये फिर वास्तव में बिल्कुल डिनाई हो जाए, क्योंकि निगेटिव ऊर्जा हमेशा उसको इकट्ठी हो रही है। आप इसका चार्ट कभी डिस्कस ना करें। ठीक है। आपने समझ लिया। देखिए मैडम, हम लोगों की एक रिक्वेस्ट है, अभी जो जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है मेष राशि में, जैसा कि हम लोगों का शायद अभी 2-3 क्लास पहले, लास्ट वाली क्लास में इससे पहले हुआ है, उस ट्रांजिट को आप बस भरसक प्रयास करिए। मेरी जो अपना जो सिस्टम कहता है मोस्ट प्रॉब्ली हो जानी चाहिए। तो जुपिटर के ट्रांजिट का हम लोग जो मेष राशि का वेट करते हैं, और वो होने वाला है जनवरी से। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और है कि इस बार बार किसी एक ही घटना को निगेटिव आप उसको प्रिडिक्ट ना करवाएं, उससे निगेटिविटी और बढ़ती जाती है। आप कोई भी चर्चा होती है तो आप वो चार्ट बना देती हैं, अभी बताया होता है तो अभी बताया कैसे 1 7 2 8 में राहु। शशि जी यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर जी जी हमें लगता है इनकी बेटी के लिए। शशि जी आपने कभी कालका मंदिर गई हैं बेटी को लेके? गए हैं। कालका जी गए हैं। एक बार अमावस्या के दिन जाके कालका जी के मंदिर में एक नारियल चढ़ा के आई है, हाथ जोड़ के आई है कि मेरी बेटी के अमावस्या के दिन, इधर उधर की हम नहीं बात कर रहे हैं। एक बार ट्राई करिए, जाइए और उसके बाद बताइएगा कहीं कुछ बात चली कि नहीं। कुछ उपाय बहुत जरूरी है, पॉजिटिव लेके जाइएगा कि काम होगा। अच्छा, एक और चीज, दोबारा आप इस चार्ट को किसी एस्ट्रोलॉजर से आप उसको ना करवाएं प्लीज। खराब हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिविटी बढ़ गई। चार्ट और खराब हुआ जा रहा है। हम यहाँ पर देखिए, हम शायद आप लोगों का कन्वर्सेशन 3 लोगों के बीच में चल रहा है, उसमें से बहुत छोटे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हम लोग अपने मुंह से कोई बात निकालते हैं तो वो सीधे सीधे यूनिवर्स में चली जाती है, और ये जो यूनिवर्स है वो कोई भी चीज अपने पास नहीं रखता, तुरंत वो वापस दे देता है। ये शायद मैंने 3-4 महीने पहले भी बोले थे ये सेंटेंस। तो इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने आज से कई वर्ष पहले, हम तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, उन्होंने यही कहा है कि मुंह से आप अपने खराब शब्द मत निकालिए। तो उसका रीजन ही यही है कि आज हमको इस उम्र में आकर के पता चला कि जैसे जैसे मैं अध्यात्म में जाता रहा तो उसमें ये पता चला कि ये यूनिवर्स जितना भी है ये कभी भी कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो तुरंत उसको वापस भेज देता है। इसीलिए जो हमारे संत पुरुष थे या जो ऋषि थे, वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में क्यों साधना करते, तो उसका कारण यही था कि अपने इस यूनिवर्स में जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, यानी कि आप ही मान के चलिए 3 से 3:30 या 4 बजे का, उस समय क्या होता है, ट्रैफिक बहुत कम होता है। तो वहां पे क्या होता है कि हमारी जो वॉइस होती है, हमारी जो माइंड की जो वेज होती है, वो जल्दी से कनेक्ट हो जाती हैं गॉड के साथ। बस यही एक रीजन है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों आपकी जो है क्या कहते हैं प्रार्थना जल्दी सार्थक हो जाती है, और बाकी लेट आप करते जाते हैं तो क्यों आपकी प्रार्थना को पूर्ण होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि उस समय ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, सारे लोग जग चुके होते हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। सर कंटिन्यू। तो ये जो है लेट विवाह का, अब हम चार्ट लगाते हैं कि D1 और D9 में जो चीज डिनाइड दिख रही है वो D30 से कैसे वो एक्सेप्ट हो रही है, एक चार्ट लगाते हैं। बताओ सर। सब लोग नोट कर लें। इसका अर्थ है 21 अप्रैल 1973 का है। बनाइए अखिलेश जी। हाँ वो सर बताइए सर, बोल रहे हैं। इसका कन्या लग्न है जी।
जी सर। अब देखिए इसमें थर्ड हाउस में मून है, चंद्रमा, जी। फोर्थ में राहु है। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ तो बोल दीजिए एक बार। अब बताइए 21 अप्रैल 1973, 1973, एक मिनट, 1759, 21 अप्रैल 1973, 1973, 1759, मुंबई। ठीक है। अब इसके फोर्थ हाउस में राहु, फिफ्थ हाउस में बृहस्पति और मंगल है। जी। सेवेंथ हाउस में मरकरी है। 8 में जो है शुक्र और सूर्य है। जी हो गए सर। और हाँ, चार, अभी चार पे सेटर्न 9th में शनि। 9th में Saturn। जी, D9 के ही बोल दीजिए। हाँ, अब D9 है इसका, सिंह लग्न आई है। सिंह, हाँ सिंह से, सिंह लग्न है D9 का। हाँ जी, शनि मंगल लग्न में आ गई है, राहु शनि मंगल। हाँ, राहु शनि मंगल है। हाँ जी। शुक्र द्वादश में आ गया। हाँ जी, कर्क राशि में शुक्र। हमको नोट कराओ मैडम। हाँ हाँ, हाँ बताइए, सिंह राशि नहीं, शनि लग्न से मंगल बताइए। राहु, शनि मंगल राहु, कर्क लग्न राशि में शुक्र, कर्क में जी। शुक्र। फोर्थ हाउस। जी। हाँ, हाँ, और मिथुन में लिखिए सूर्य। मिथुन में सूर्य है। वृष राशि में गुरु है। जी। और कुंभ राशि में केतु लिख दीजिए, चंद्रमा मकर, और बुध आएगा तुला, थर्ड हाउस तुला। D30 सर, D30 भी नोट करना है। हाँ, पहले तुला में D30 लिखिए शुक्र। नहीं, पहले D30 में लिखो। अब D30 बनाइए। इसमें है वृश्चिक लग्न का आया है। सेकेंड हाउस में जी। शुक्र राहु केतु, शुक्र राहु केतु। थर्ड में है चंद्र मंगल शनि। फोर्थ हाउस में सूर्य है, फोर्थ में सूर्य है। जी। फिफ्थ में बृहस्पति और बुध है। हो गए सर। बस हो गए। अब देखिए इस जातक की कुंडली को सब लोग अपने हिसाब से देखिए कि इसका कौन सा बन रहा है। देखो, एक तो जो अभी हम लोग बताए हैं कि 1, 7 और 2, 8 में राहु केतु नहीं है, शनि मंगल भी नहीं है। तो एक तो ये प्रॉमिस दिख रहा है कि शादी अर्ली हो सकती है। दूसरा देखो, बृहस्पति से केवल 4 भाव आगे जो है वो शुक्र है, तो ये भी एक अर्ली मैरिज का भाव दिख रहा है। इसके बाद लेकिन जो है आप ये देखिए कि इसका जो D9 है वो कितना पीड़ित हो गया। D9 का लग्न कितना पीड़ित हो गया, शनि मंगल राहु। और यहां पर भी आप देखिए, लेकिन वो प्रॉमिस यहां पर भी दिख रहा है। D9 में बृहस्पति और शुक्र के बीच में केवल 2-3 हाउसेस का अंतर रहेगा, जो वहां 4 था। ठीक है ना। सूर्य जो है यहां पर भी जो है 11 में आ गया D9 में, और यहां पर सूर्य को स्थिति क्या बनती है, 7 से 10 के बीच में सूर्य है। तो ये D1 में ये भी दिख रहा है कि अर्ली मैरिज हो सकती है। लेकिन D9 में ये चीज नहीं समझ आ रही है, क्योंकि D9 का जो लग्न है बहुत पीड़ित हो गया। एक तो राहु केतु आ गया, शनि मंगल लग्न में आ गया। लेकिन जब यहां से डिसाइड नहीं हो पाया, तो जरा इसको D30 देखते हैं। D30 में एक तो एक साथ में कोई प्लैनेट नहीं है, और इसमें बुध बृहस्पति की दृष्टि है। स्वराशि बृहस्पति पंचम हाउस में बैठ करके D30 लग्न को देख रहा है, और D1 में भी बृहस्पति जो है वो लग्न को देख रहा है।
तो इस जातक का विवाह जो है 19 मई 1995 में 22 वर्ष की उम्र में हो गया। इस जातक का विवाह 19 मई 1995 में 22 वर्ष की उम्र। मतलब यहाँ बताने का ये भाव है कि हमारा D1 चार्ट ये बता रहा है कि 1728 एक्स जो है वो पीड़ित नहीं है। बृहस्पति और शुक्र के बीच की दूरी भी कम है, 4 भाव केवल दूरी है। सूर्य जो है वो 7 और 10 के सर्किल के बीच में है। तो ये 3 चीजें हमको ये बता रही हैं कि इस जातक की अर्ली मैरिज हो सकती है। अब इस प्रॉमिस को हम D9 में देखते हैं। तो D9 में आप ये देखें कि एक तो एक साथ में ही राहु केतुओं की एक्सिस आ गई और वहां शनि मंगल भी आ गया। सूर्य जो है 10th हाउस से आगे निकल गया, वो हमारा माने 10 और लग्न के बीच में आ गया। तो ये भी लेट मैरिज को शो कर रहा है। तो लेकिन शादी क्यों हुई, तो उसके लिए जो है ये आप D30 हम देखते हैं कि D30 अरिष्ट क्या अरिष्ट जो है विवाह से संबंधित है कि नहीं। तो वहां पर हम एक साथ जो है एक साथ के अक्ष को देखेंगे। लग्न सबसे महत्वपूर्ण है और लग्नेश जो है उसको भी हम देखेंगे। लग्नेश यहां भी उच्च का है और लग्न पर बृहस्पति की स्वराशि स्थित बृहस्पति की दृष्टि है यहां पर। तो इसके अर्ली मैरिज जो है इसकी D30 चार्ट से हम ये कह सकते हैं कि इस जातक की अर्ली मैरिज हो गई। मिश्रा जी, हाँ जी, हमारे इसमें D30 जो आ रहा था पाराशर में मकर लग्न आ गई। आपके वृश्चिक लग्न जो बता रहे हैं D30 मकर लग्न आ गई है और लग्न में शनि चंद्र मंगल मतलब ग्रह ऐसे ही बैठे हैं। शनि मंगल राहु, शनि मंगल राहु लग्न में आ गया, शनि मंगल और चंद्रमा। तो अब इतना ये कैसे आ गई हमें समझ में ना आ रही। D30 जो है हमारे में जो पाराशर में मैंने निकाला, मेरे पाराशर था। देखिए लग्न जो है लग्न कन्या राशि है, सम राशि का ठीक है, नौमांश नहीं। देखिए जो है इसका लग्न, देखिए लग्न इसका कन्या लग्न है और वो लग्न 25 अंश का है। लग्न जो है कन्या का 25 अंश का है। 25 अंश है तो सर ये मान के चलिए जो है ये 8वीं नवांश पड़ी जा करके। नहीं, नवांश तो है 8वीं जी, तो वो नवांश तो ठीक है जी, लेकिन जो D30 चार्ट बनाते हैं जी 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 जी, तो ये देखिए सम राशि का है। एक बार तो हाँ सम राशि में है तो सम राशि का D30 कैसे बनाते हैं पता नहीं मुझे। एक देखो मिनट सर, देखो सर, एक मिनट हम हाँ जब बता दो सर। क्लियर हो गया तो उससे मेरा कुछ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। सम राशि में कभी कभी ऐसा होता है ना सर कि जैसे पराशरी में अगर वहां पे ट्रू राहु या कुछ इस तरह की डिस्टर्बेंस हो जाती है, बदलते हैं, बाकी वैसे जब जब जो है क्या लग्न नहीं बदलना, लग्न मेरी क्यों बदल रही, मैं वही देख रही थी क्यों बदल रही। तो आप पहले टाइम बताइए क्या डाला आपने। 18 से 25 अंश के बीच में जो है ये बुध की राशि है, ठीक है ना। बुध इसका लग्न जो है बुध की राशि में है, 18 से 25 के बीच में है। तो सम राशि में 18 से 25 के बीच में जो है ये आता है मकर, इसका मकर आता है D9 की राशि। तो हमारी मकर लग्न आई है इसमें। हमारे भी मकर बन रही है, मैंने भी बनाया मकर। हाँ मकर आ रहा है तो मकर लग्न में मैंने कहा इसमें हमारा उसमें जो ज्यादा क्लियर हो रहा है, जबकि हाँ जबकि इससे जो मकर लग्न आ जाए, इसको मकर लग्न बना दीजिए D30 आपको क्लियर हो जाएगा। एक मिनट रुकिए। मकर लग्न में चंद्रमा शनि और मंगल आ गया। हाँ वो ग्रह वैसे ही है, लग्न की फर्क हमने बताया। अरे कोई बात नहीं, रुकिए ना, बन जाती है। इसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए। अच्छा ऐसे बना दे D30 में मकर लग्न 10 11 12 रुकिए तो जी बताएं। मकर लग्न बना लीजिए। अब देखिए मकर लग्न में मैंने जो है मंगल फिर वही देख रहा है, चंद्रमा तीनों हैं।
मकर में बताइए मकर में क्या है? मून है चंद्रमा, शनि और मंगल। जी। और धनु राशि में लिख लीजिए शुक्र, राहु, केतु। जी। और कुंभ राशि में सूर्य लिखिए। जी। और मीन राशि में गुरु बुध लिखिए। खाली लग्न बदलिए, गए एज इट इज है। ग्रह तो वही रहे, ग्रह जी, तो अब आए। तो अब देखिए देखिए लग्नेश और सप्तमेश एक साथ बैठ गए। हाँ, लग्नेश सप्तमेश यहाँ एक साथ आ गए, और सप्तमेश जो है जल्दी शादी करा सप्तमेश देता है। सप्तमेश सप्तम को देख रहा है। हाँ जी, ठीक है ना? चंद्रमा भी एक दूसरे को देख रहे हैं, अपना घर को हाँ देख रहे हैं। हाँ, तो सप्तमेश जो है और लग्नेश लग्न में है, सप्तमेश अपने घर को देख रहा है। तो इस तरीके क्या हो से गया, ये शादी के लिए जो है हम कह सकते हैं कि विवाह, विवाह विवाह हाँ, तो ये विवाह के लिए एक साथ हमारा जो है वो पीड़ित नहीं है। यहाँ पर लग्नेश लग्न में है और सप्तमेश भी वहां पर बैठा है, तो एक साथ की युति यहाँ पर भी वही चीज है। यहाँ भी वही चीज है, कोई इसमें वो निगेटिव नहीं है। तो ये जो अर्ली मैरिज को ये शो कर रहा है। यहाँ ज्यादा क्लियर हो गया ऐसे लगने सप्तमेश वाला ना, पीड़ित भी नहीं है। हाँ, लग्नेश सप्तमेश एक साथ हो गए। आपका फार्मूला लग्नेश यहाँ ज्यादा लग रहा है। हाँ। और दूसरा नहीं, सूर्य भी आ गया ना, सूर्य भी आ गया बगल सूर्य में। एक, हाँ, एक चार के सर्किल में आ गया सूर्य। हाँ। और बृहस्पति और शुक्र ये भी जो है चार घर आगे साथ में है। हाँ, चार घर का ये भी हो गया। मानेंगे तो कॉम्बिनेशन ये हाँ, अर्ली मैरिज का यहाँ भी योग है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और कुंडली लगाते हैं, बस इसके बाद इसको आगे फिर बढ़ाएंगे अगले संडे को। एक कुंडली और बना देते हैं कि D9 और D30 से किस तरह से हम डिसाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, जो अपने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि पता नहीं क्या बता रहे हैं? भाई सब लोग थोड़ा सा 2 मिनट में बता दें, फीडबैक कर दें। अच्छा है सर, हाँ जी, आ रहा है समझ में। पहली क्लास है तो अभी तो थोड़ा कंटिन्यू करने में थोड़ा देखेंगे, नहीं बाद में पढ़ के देखिए, जो समझेंगे। ये जो वर्ग कुंडलियां हैं ना, इनको हम लोग कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर D9 चार्ट है, नवांश चक्र को हम लोग यहाँ विवाह के संदर्भ में देख रहे हैं। तो विवाह के लिए सामान्य रूप से मैंने बताया था प्रारंभ में कि लग्न ठीक होनी चाहिए, पंचम हाउस ठीक होना चाहिए, सप्तम हाउस ठीक होना चाहिए, और सेकंड हाउस भी ठीक होना चाहिए। और जब भी हम विवाह को देखते हैं तो 1, 7 और 2, 8 की जो अक्ष है, अक्ष का मतलब 1 और 7 को मिला दें तो एक लाइन बनेगी, और 2 और 8 को मिला दें तो एक लाइन बनेगी। ये जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए। जब इस अक्ष में कोई भी एफ्लिक्शन आता है तो विवाह को लेकर के दिक्कत होती है। राहु केतु या शनि मंगल इस अक्ष पर आ जाते हैं तो विवाह में परेशानी होती है, लेट भी हो सकता है और आगे चल करके विवाह के बाद भी परेशानी हो सकती है। तो हम लोग D9 चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि D9 यूं तो पूरा एक इंडिपेंडेंट चार्ट की तरह हम लोग देखते हैं कि जो प्लैनेट D9 में जाता है वो उसकी हम स्ट्रेंथ को जज करते हैं कि वो D1 से जाकर के D9 में पावरफुल हुआ है या उसमें वीक हुआ है। तो एक तो प्लैनेट की पावर हम वहां D9 में देखते हैं। दूसरा यह है कि सारे जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं अपने, उनमें D9 चार्ट को विवाह के लिए देखा जाता है। तो विवाह के लिए हमने कहा था कि 1 और 7, 2, 8 यहाँ भी देखते हैं, और इसमें पंचम हाउस जो है और 12th का हम लोग एक संबंध अभी बताए थे कि अगर 5-12 का संबंध बन जाता है तो एक सीक्रेट अफेयर रहता है, क्योंकि वहां सीक्रेट इनिमी है 12th हाउस। ओपन एनिमी जो है आपका 6ठे में है, और सप्तम में जो है वो सीक्रेट एनिमी है। तो वो जो है अगर अफेयर होता है तो सप्तम हाउस का वो 6ठा भाव है, ओपन एनिमी। आप वैसे भी व्यवहारिक दृष्टि देखते हैं, अगर किसी पत्नी को ये पता चल जाए कि उसके पति का कोई अफेयर है तो पत्नी खुद ही जो है वो एनिमी हो जाती, शत्रु हो जाती, ओपन शत्रु हो जाती है, वो घर में तुरंत जो है लड़ने को तैयार होती है। अथवा किसी पति को ये पता चल जाए कि उसकी पत्नी का कोई अफेयर है तो पति भी जो है उस ओपन एनिमी हो जाता, 7th हाउस। तो 12th हाउस में जब 5 और 12 का संबंध, मतलब वहां बेड प्लेजर है, और पंचम में रोमांस के लिए भी देखते हैं हम लोग, इसीलिए 5 और जो 7 का संबंध है वो लव अफेयर को हम लोग बताते हैं, वैदिक में हम लोग पढ़ते हैं।
कि 5 और 7 का संबंध लव अफेयर देता है, लेकिन 5-12 का D9, स्पेशली इन D9 चार्ट 5 और 12 का संबंध एक सीक्रेट अफेयर को बताता है। तो जब वो टूटता है तो जिससे अफेयर हुआ है वो जो है एनिमी हो जाता है। अगर नहीं टूटता है, कंटिन्यू होता है, तो जो स्पाउस है वो एनिमी की तरह फिर ओपन हो जाता है। तो ये एक हमने D9 का ये उपयोग बताया कि 12th हाउस को किस तरह देखेंगे। फिर हम लोग ये देखें कि जब जो है अगर कोई प्रॉमिस D1 का प्रॉमिस अगर D9 में नहीं दिख रहा है तो हम उसको D30 में देखेंगे, क्योंकि D30 अरिस्ट के लिए देखते हैं। तो अरिस्ट जो है मतलब हमको परेशानी, अरिस्ट का मतलब होता है नेटिव को परेशानी, कठिनाई, फेलियर हो सकता है, उसके एफर्ट्स जो है काम नहीं करते हैं, उसका भाग्य साथ नहीं देता है, विवाह के बाद लड़ाई झगड़ा होता है, विवाह टूट जाता है, संतान नहीं होती है। ये सारी चीजों को हम D30 से देखते हैं कि इसमें D1 का किस भाव का स्वामी सबसे ज्यादा पीड़ित है, उस भाव से संबंधित अरिष्ट हमको दिखाई पड़ेगा। जैसे अगर सप्तमेश जो है D30 में बहुत पीड़ित हो जाए तो हमको ये साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि इसका मतलब विवाह से संबंधित ही जातक को कोई न कोई परेशानी है। तो अभी इस चार्ट जो हम लोग लगाए हैं, इस चार्ट में हमने देखा है कि D1 तो बता रहा है कि अर्ली मैरिज का प्रॉमिस है, क्योंकि एक 7 और 2-8 की एक्सिस जो है फ्री है, मेलिफिक इफेक्ट नहीं है। फिर सूर्य, हमने बृहस्पति और शुक्र को बताया कि अगर ये नजदीक है तो अर्ली मैरिज होती है। फिर एक और चीज बताई कि सूर्य अगर 7 और 10 के बीच में या 1 और 4 के बीच में है तो फिर अर्ली मैरिज होती है। तो D1 में ये तीनों चीजें लग रही थी, लेकिन D9 में वो दिक्कत आ रही थी, उसका लग्न बहुत पीड़ित हो रहा था। तो फिर उसको वो प्रॉमिस कैसे पूरा होगा, तो वो चीज हम D30 में देखेंगे। D30 में हमने जैसे बनाया तो मकर लग्न का D30 आया, उसमें लग्नेश और सप्तमेश साथ साथ हो गए। लग्नेश लग्न में बैठ गया, सप्तमेश सप्तम को देख रहा है, तो ये प्रॉमिस पूरा हो गया। D1 का प्रॉमिस D30 में पूरा हो गया और इसकी 22 साल की उम्र में इसकी शादी हो गई। तो ये जस्टिफाई, ये दिखाया कि अगर D9 में कोई प्रॉमिस D1 का पूरा नहीं दिख रहा है तो उसको हम D30 में देख करके रिजल्ट निकाल लेंगे। अब एक और चार्ट हम लोग लगाते हैं, उससे और क्लियर हो जाता है। एक भैया चार्ट और लगाएं, 30 मई 1959 का है। 30 मई 1959 का है और 10:10 का है AM, दिल्ली। ये फीमेल चार्ट है, पहले वाला किसका था? वो मेल चार्ट था। जी सर, बताएं लग्न कौन सी है सर? अब इसकी लग्न कर्क लग्न है। सर एक मिनट, मुंबई का? नहीं, दिल्ली है। अच्छा, दिल्ली। जी बताएं। कर्क लग्न है, मंगल में लग्न में मंगल है, 3rd हाउस में राहु है। चलो अच्छा बना लो पहले। हाँ, 5th हाउस में जुपिटर है। सर पहले बना लेने दीजिए जल्दबाजी। हाँ बना लो बना लो। चलो खाना खा लो बेटा, अपने आप ले लो। हम लोग सभी लोग भूखे हैं भाई, सबको पावर करना खिलाओ। D9 का सर लग्न क्या है? चलो D9 का लग्न है, भानु। हाँ प्लैनेट बना। प्लेनेट सर, D1 के प्लेनेट बोलिए। D1 के प्लैनेट राहु 3rd में हो गया, 5th में जुपिटर है, 6th में सेटर्न है। वक्री है दोनों। हाँ, रिट्रोग्रेड। जुपिटर वक्री है। हाँ, जुपिटर वक्री है, सेटर्न भी वक्री है। कुंभ राशि में चंद्रमा है। कुंभ राशि में चंद्रमा है और केतु वहां आ गया, और वृष राशि में बुध और सूर्य है, और मिथुन राशि में शुक्र है। ये D1 हो गया। जी। दूसरा है D9 में धनु लग्न है, जी।
जी प्लेनेट बताएं। प्लेनेट जो है लग्न में केतु, 4th में मरकरी, 6th हाउस में सूर्य और चंद्रमा, 7th में शुक्र राहु, 8th में शनि बृहस्पति, 9th में मंगल। बस जी D30 D30 में मीन लग्न आई है। हाँ, क्यों ठीक है। मंजरी जी? हाँ जी ठीक है। हाँ, मीन लग्न आई है। मीन लग्न, सूर्य राहु केतु लग्न में। सूर्य राहु केतु लग्न में। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर केतु दीजिए। केतु का सप्तम में कर दीजिए। राहु केतु जो है हमेशा अलग अलग रहते हैं। आमने आमने होना चाहिए वैसे। सामने। हम्म। इसको थोड़ा इधर ड्रैग कर दीजिए थोड़ा सा। किसको? ये बीच में पूरी 1 मिनट हम किस चार्ट को ड्रैग कर दे बताइए। बड़ा वाला जो इसके को। आपको जी हाँ ये और अभी पूरा बस नहीं दिख रहा। D30 वो नहीं सूर्य दिया, राहु ऊपर से वो आ रहा है ना। सूर्य राहु लग्न में। हम्म, जी वृष राशि में गुरु, जी मिथुन में चंद्रमा, जी बुध और मंगल बुध केतु केतु एक साथ हो गया। कन्या में। तुला में शुक्र, धनु में शनि। धनु में शनि। अब देखो इसको हम लोग D1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले D1 में लग्न जो है वो मंगल है, ठीक है ना। लग्न में मंगल है और नीच का मंगल है, ठीक है ना। और दूसरा बताया था कि शुभ ग्रह जो है बकरी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ बृहस्पति शुभ ग्रह होकर के बकरी हो गया, ठीक। तीसरा पॉइंट है सप्तमेश जो शनि है वो बकरी है और 6ठे भाव में चला गया है। ये विवाह को जो है वो प्रॉमिस को कमजोर करता है, यानी लेट विवाह को करता है। अब यहां पर देखते हैं कि बृहस्पति और शुक्र के बीच की दूरी कितनी है, 8 भाव। बृहस्पति से शुक्र को ले जाएंगे तो 8, हाँ तो षडाष्टक भी हो गए और दूरी भी 8 भाव हो गई, तो इसका मतलब लेट मैरिज का प्रॉमिस ये भी हो गया। इसके बाद जो हम पॉइंट बताए हैं उनको लगा करके देख रहे हैं। सूर्य हमारा 10 से और लग्न के बीच में है, ये लेट मैरिज वाला है। 7 से 10 में या 1 से 4 के बीच में जब सूर्य होता है तो अर्ली मैरिज या मीडियम एज में मैरिज, यहाँ लेट मैरिज का है। तो यहाँ पर 4 प्रॉमिस लेट मैरिज के हैं, अर्ली मैरिज का कोई प्रॉमिस नहीं। बकरी है, लग्न में नीच का मंगल है और बकरी ग्रह बृहस्पति बकरी है, और सूर्य जो है वो हमारा सर्कल से बाहर है, और बृहस्पति और शुक्र के बीच में एक तो षडाष्टक है और दूसरा 8 भाव दूर है। D9 में भी वो चीज प्रॉमिस को पूरा हो रहा है कि एक साथ में राहु केतु है। सप्तमेश जो है वो नीच का है, षष्ठेश सप्तम में है। 6-7 का संबंध जो है हमेशा विवाह को या तो लेट कराता है या सेपरेशन देता है। और यहां पर भी वही अगर देखते हैं तो सूर्य हमारा जो है वो सर्किल से बाहर है, लेट मैरिज वाले सर्किल में है, और शुक्र जो है यहाँ पर 12th में हो गया है बृहस्पति के, बहुत लेट का हो गया। शुक्र जो है वो बृहस्पति से 12th में है, तो काफी लेट का ये प्रॉमिस हो गया। तो जो प्रॉमिस D1 में आ रहा था वो D9 में भी प्रॉमिस पूरा हो रहा है। अब हम अगर D30 को देखते हैं तो यहां पर भी वो चीज आ रही है कि एक साथ में राहु केतु आ गया, बृहस्पति और शुक्र के बीच में दूरी थोड़ी घटी जरूर है, और सूर्य जो है लग्न में आ गया। तो D1 और D9 में 2 में प्रॉमिस लेट का है, और इसका विवाह जो है वो 39 वर्ष की उम्र में हुआ, 1998 में इसका विवाह हुआ। बुध और राहु की दशा में विवाह हुआ।
बुध जो है सप्तम में बैठा है और राहु लग्न में बैठ करके माने जो है D30 में। तो इस तरीके से हम लोग जो है विवाह की प्रॉमिस को D1, D9 और D30 से इसको देख सकते हैं कि अर्ली मैरिज या माने लेट मैरिज। आगे हम लोग डिनायल का भी 1-2 केस लेंगे और वो D1, D9 और D30 से उसको कनेक्ट करके हम लोग देखेंगे। तो आज किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, फिलहाल अब इसके बाद हम आज क्लोज करेंगे। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है और फीडबैक थोड़ा सा कि आज की क्लास माने कुछ फ्रूटफुल रही कि ऐसे ही टाइम पास हुआ, बताएं जरा। नहीं नहीं सर, आज की क्लास बहुत फ्रूटफुल है। कम से कम एट ए ग्लांस आप एक ही चार्ट पे नजर डाल के समझ जाएंगे कि ये जल्दी शादी हो रही है, देर से हो रही है, कब कैसे दशा गोचर बाद में देख लेंगे, लेकिन जी फिलहाल जी इम्पोर्टेंट है सर। पहले फ्रूटफुल क्लास। पहले हाँ पहले प्रॉमिस जो है देख